फ्लैशबैक में हमें रिनाई दिखाई जाती है जो कि जॉश की वाइफ है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो सो के उठती है और जॉश अभी सो रहा होता है। वो अपने रूम से बाहर आती है। उनका घर सारा बिखरा हुआ होता है, जैसे अभी अभी इन्होंने न्यू घर में शिफ्ट किया है। सब सामान बॉक्स में होता है और वह काफ़ी सारे सामान को सेट कर रही होती है। तो उसकी नज़र एक एल्बम पर पड़ती है जो उनकी वेडिंग एल्बम होती है। वो उन तस्वीरों को देख रही होती है। तो वहाँ पे डॉल्टन आ जाता है जो कि रिनाई का बेटा है और वो भी उस के साथ उस एल्बम को देख रहा होता है। तो उस एल्बम में सबकी बचपन की पिक्चर्स होती हैं। जो डॉल्टन पूछता है कि डैड की बचपन की पिक्चर्स इसमें क्यों नहीं है। तो रिनाई कहती है कि क्योंकि डैड को पसंद नहीं है। आगे दिखाते हैं कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। अपनी बेबी को हॉली जो कि अभी 6 मंथ की है उसको भी देख रही होती है क्योंकि वो रो रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि जॉश तैयार हो रहा होता है, मिरर में खड़ा अपने बाल सेट कर रहा होता है ब्रश करके। और फिर वो किचन में आता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और बच्चों को भी कुछ फ्रूट्स देता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने काम के लिए निकलने लगता है। तो डॉल्टन और फॉस्टर को भी अपने साथ लेकर जाता है जो इसका दूसरा बेटा होता है। तो रिनाई को ज़रा गुस्सा आता है कि अब वो अकेले घर को कैसे सेट करें, लेकिन वो अब तकरीबन घर को सब सेट कर चुकी होती है हॉली को सुला के, जो कि उनकी छोटी बेटी होती है। और फिर वो अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे अचानक बेबी मॉनिटर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो वो भाग के उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है, लेकिन वो फिर भी रोई ही जा रही होती है। वो उसे किसी तरह चुप करवा के सुला देती है और उसके बाद वो एक और रूम में जाती है जो कि घर का छत पे बना हुआ था, जहाँ पे सब कार कबाड़ पड़ा होता है, जैसे कि एक स्टोर रूम है। वो वहाँ जाती है, वहाँ की लाइट चलाती है जिसका स्विच काफ़ी ऊपर लगा हुआ था और उन सब चीज़ों को देख रही होती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो लाइट ऑफ करके वापस नीचे आ जाती है। यहाँ सीन दोबारा जॉश पे आता है जो कि अब अपने काम से वापस आ गया है। ये एक प्रोफेसर है और बच्चों को पढ़ाता है और अपने बच्चों के लिए बच्चों को भी अपने साथ लाया है। बच्चे से मिल रहे होते हैं, उनको उनके टॉयज़ देता है। उसके बाद सब लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो सब फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉल्टन नहीं होता है और वो खेल रहा होता है अपने टॉयज़ के साथ। तो एकदम उसे ऊपर वाले रूम की से दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आता है। तो वो भाग के ऊपर चला जाता है और वो लाइट ऑन कर रहा होता है लेकिन उसे लाइट ऑन नहीं होती है और एकदम उसका पाँव स्लिप होता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और रोना शुरू हो जाता है। और इसी रोने की आवाज़ उसके माँ बाप को भी आती है। अभी वो रो रहा होता है तो एकदम उसे एक तरफ से कोई चीज़ नज़र आती है और उसे देख के वो और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाता है। और पहले जो उसके पेरेंट्स उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं वो भाग के ऊपर जाते हैं उसको देखने के लिए। पहले नौरीन जाती है और साथ ही जॉश भी। और वो मुसलसल रोया जा रहा होता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो वो उनको ये नहीं बताता कि उसने किसी बुरी चीज़ को देखा है। वो बस उन्हें बताता है कि मैं लाइट ऑन कर रहा था और मैं गिर गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और फिर उसकी मॉम देखती हैं कि उनका म्यूज़िक बॉक्स भी यहीं पे पड़ा हुआ है जो उन्हें सुबह नहीं मिल रहा था। आगे दिखाते हैं कि उसके डैड उसको बेड पे लिटाते हैं, उसकी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं जो कुछ अजीब सी होती हैं। उसको बेड पे लिटा के वो अपने रूम में आ जाते हैं और नाई से बात कर रहे होते हैं कि आप घर में कितनी अच्छी तरह सेट हो गए हैं। वो इसी घर की बात कर रहे होते हैं कि घर कितना अच्छा है, पहले वाले से कितना बेहतर है, यहाँ पे सब कितना कंफर्टेबल है और यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी भी इतने दूर नहीं है। और फिर दिखाते हैं कि वो बात करते करते ही सो जाते हैं। अब सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरफ खामोशी है। यहाँ दिखाते हैं कि फॉस्टर और डॉल्टन सो रहे होते हैं और यहाँ हमें डॉल्टन का ही बेड दिखाया जाता है और उसे सोया हुआ दिखाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि उसकी विंडो पे किसी मॉन्स्टर के हाथ हैं, जैसे किसी के पंजे हों। आगे यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉस्टर टूट के और हॉली बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है जिसमें वो ज़्यादा गंद बना रही होती है। जॉश डॉल्टन को जगाने आता है, उसका यूनिफॉर्म ला के उसके पास रखता है, उसे जगाता है। उसे 2-3 बार हिलाता है लेकिन वो उठता ही नहीं है और वो परेशान हो जाता है। और फिर वो उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि तो कोमा में चला गया। लेकिन नौरीन कहती है वो तो सिर्फ एक सीढ़ी से गिरा था। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी वजह समझ नहीं आ रही है, इसकी वजह सीढ़ी से गिरना नहीं है, इसकी वजह कुछ और है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। जॉश और नौरीन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि 3 मंथ गुजर गए हैं और डॉल्टन को अब घर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी बेड पे है। उस पर उसको ड्रिप्स लगती हैं और मास्क लगता है। वो अपने ठीक से सांस नहीं ले पा रहा और उसके पास एक नर्स हर टाइम होती है, उसको चेकअप करने के लिए आती रहती है। यहाँ दिखाते हैं कि नौरीन अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रही होती है।
अभी प्रैक्टिस कर रही होती है कि एकदम उसको मॉनिटर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा है। वो उसे ध्यान से सुनती है क्योंकि ये तो हॉली के रूम में लगाया होता है, यानी उसकी बेटी के रूम में, ताकि उसको देख सके कि वो कब रो रही है, और वो वहीं फेंक के ऊपर भागती है। वो रूम में जाती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन हॉली रोई जा रही होती है। वो उसे उठा के गले लगाती है और चुप कराती है, लेकिन वो मुसलसल ही रोई जा रही होती है। तो वो परेशान हो जाती है, वो सब तरफ देखती है कि इसने क्या देख लिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो वो इग्नोर कर देती है। आगे सीन फॉस्टर का दिखाया जाता है, जिसकी मॉम उसे सुला रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि मॉम मुझे रूम शिफ्ट करना है, मैं यहाँ नहीं सो सकता। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों, तुम यहाँ क्यों नहीं सो सकती? कहती है मुझे डॉल्टन से डर लगता है, और रात को आंखें बंद करके यहाँ वहाँ घूमता है। तो उसकी मॉम इसे इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डॉल्टन को तो, वो तो कोमा में है, वो तो यहाँ वहाँ नहीं जा सकता है। यहाँ सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉस्टर और डॉल्टन का रूम एक दूसरे के सामने होता है। फॉस्टर डॉल्टन को देख रहा होता है कि जो कि सोया हुआ है, और फॉस्टर जाके अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, और फिर वो कान लगा के सुन रहा होता है। तो उसे महसूस होता है कि दरवाजे के बाहर कोई घूम रहा है। यहाँ सीन जॉश और नोरिन का दिखाया जाता है, जो कि डॉल्टन की बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मेडिसिन उस पर असर क्यों नहीं कर रही है। तो एकदम उनके घर की बेल बजती है, और जॉश नोरिन को वहीं रुकने का कह के खुद नीचे जाता है। वो बाहर विंडो से बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो उसके बाद वो वापस अंदर आ रहा होता है, और टॉर्च से भी लाइट लगा के देखता है कि शायद कोई हो, जो अंधेरे में दिख नहीं रहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो वापस अंदर आ जाता है। इतने ही में ही नोरिन, जो कि उसका वेट कर रही होती है, वो भी बाहर आ जाती है, और उसे हॉली के रोने की आवाज़ आती है। जब हॉली के रूम में जाती है तो वहाँ से एक आदमी नज़र आता है, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है। तो जॉश वहाँ आता है ऊपर, और रिनाया उसे बताती है कि यहाँ पे कोई बंदा था, और अभी वो यही बात कर रहे होते हैं कि एकदम घर का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई घर में ज़बरदस्ती घुसा है। तो जॉश भाग के नीचे जाता है, और ये लोग डॉल्टन के रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। उनको लगता है घर में कोई घुसा है। जॉश आस्ता आस्ता नीचे जाता है, हाथ में उसने एक चीज़ रखी होती है जिससे उसे मार सके, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता है। वो दरवाज़ा बंद करता है और अलार्म को भी बंद करता है। वो स्टिक पकड़ के यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता है। अभी वो यही सब कर रहा होता है, तो एकदम दोबारा से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो वो भाग के दरवाजे के पास वापस जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। अब तो उसको यकीन हो गया होता है कि ज़रूर घर में कोई है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। वो यहाँ वहाँ हर तरफ ढूंढता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। तो अलार्म को वापस बंद करता है, दरवाज़ा बंद करता है, और यहाँ घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अगला सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेक्चर दे रहा होता है। उसके बाद वो कॉफ़ी पी रहा होता है और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, और उसको बार बार कुछ विजन नज़र आ रहे होते हैं कि डॉल्टन सो रहा है, लेकिन वो डॉल्टन नहीं होता, असल में वो कोई और होता है। इस बात के खुलासा हमें बाद में किया जाएगा। यहाँ से दोबारा रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे रिनोई सोई होती है, क्योंकि जॉश बहुत ही लेट घर पहुँचता है। आगे यहाँ सुबह हो गई है, और नर्स दोबारा से डॉल्टन का चेकअप करने आई है। तो रिना से पूछती है कि क्या इसकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, क्या ये ठीक हो रहा है। तो नर्स कहती है कि मुझे हैरत है कि ये बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इसकी सब रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी हैं। और वो ये बता के सैड होकर यहाँ से चली जाती है, और रिनॉय इसकी बेडशीट चेंज कर रही होती है। तो एकदम से बेडशीट पे एक हाथ का निशान नज़र आता है, जैसे वो किसी पंजे का निशान है। यहाँ दिखाते हैं कि वो जॉश को कॉल करके ये बात बताती है कि कुछ इमरजेंसी है, तुम घर आओ, लेकिन वो आते आते रात कर देता है, और रिनॉय दरवाजे के बाहर ही बैठी होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही आता है तो उन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। रिनॉय कहती है कि तुम्हें ज़रा परवाह नहीं है कि डॉल्टन किस हाल में, इस घर में हो क्या रहा है, तुम्हें बस अपने काम की पड़ी है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है घर में, बस डॉल्टन बीमार है और हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम घबरा रहे हैं। वो कहती है नहीं, इस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है, जो बहुत ही अब नॉर्मल है। और फिर वो उसके हाथ में वो शीट रखती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सीन दिखाते हैं कि जॉर्ज सो रहा होता है, तो उसे फिर से वो विजन आता है जैसे कि एक बच्चा सो रहा है। अब ये रात का टाइम होता है, और रोनाई सोई होती है, और उसके ख्वाब में एक मॉन्स्टर आता है जो कि विंडो के बाहर है। उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि उसकी विंडो के बाहर से कोई गुजर रहा है। तो उसे लगता है कि शायद डॉल्टन उठ गया है या शायद जॉश है। तो आवाज़ देती है क्या डॉल्टन तुम हो, लेकिन एकदम उसके रूम के अंदर कोई आ जाता है, जो कि बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि वो एकदम आ जाता है और वो चीखें मारनी शुरू हो जाती है और रोई जा रही होती है। तो जॉश भाग के ऊपर आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कोई था, लेकिन वो देखता है विंडोज़ बंद है और यहाँ कोई भी नहीं होता है। तो वो कहता है यहाँ कोई भी नहीं था। वो कहती है यहाँ कोई था, और फिर वो जॉश को कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ रह के पागल हो जाऊँगी। तो जॉश उसे गले लगा देता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि ये लोग शिफ्टिंग कर रहे होते हैं एक नए घर में। सामान शिफ्ट हो रहा होता है, गाड़ी से सामान उतारा जा रहा होता है, अंदर इन्होंने और
आगे दिखाते हैं कि लॉरीन जो कि जॉर्ज की माँ है वो भी इनके साथ सामान सेट कर रही होती है। तो वो एक फ़ोटो फ्रेम को देखती है और लॉरीन कहती है कि हैरत है कि जॉर्ज ने फ़ोटो बनवा ली। तो रिनाई कहती है हाँ उसकी कोई बचपन की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये उसने बनवा ली थी फैमिली के साथ। और फिर दिखाते हैं कि वो म्यूज़िक ऑन करती है। लॉरीन तो चली जाती है और रिनाई रूम की सफाई कर रही होती है। तो वो फॉस्टर के रूम में आती है जहाँ पे कुछ स्नैक्स के पैकेट्स पड़े होते हैं, जहाँ उसने कचरा किया होता है वो उठाती है और बिन में डालती है और शॉपर्स भरे होते हैं और वो उन्हें उठा के बाहर फेंकने के लिए जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है और वो बाहर ट्रैश बिन में कचरा फेंक के अंदर देखती है तो उसे एक बच्चा भागते हुए नज़र आता है जो वहाँ डांस कर रहा है। तो वो अंदर आती है और अंदर आने के बाद उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो परेशान हो जाती है, उसे लगता है उसे हेलुसिनेशन हो रहा है यानी वहम हो रहा है। तो फिर उसे एकदम वो बच्चा भागते हुए नज़र आता है और वो डॉल्टन के रूम में जाता है। तो वो डॉल्टन के रूम में जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो उसे फिर कोई नज़र नहीं आता और फिर उसे एकदम नज़र आता है कि शायद अलमारी के अंदर कोई है। तो अलमारी को खोलने ही लगी होती है, लेकिन उसे पीछे से एक टॉय जो कि एक हॉर्स है वो हिलते हुए नज़र आता है। तो उसे देखती है लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं होता है और फिर से वो अलमारी के पास जाती है क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। और जैसे ही अलमारी को खोलती है और हॉकी स्टिक से उसको हिला के देखती है तो वो बच्चा अलमारी से बाहर भाग जाता है और उसका फेस बहुत ही वाइट होता है। तो वो वहाँ बैठ के रोना शुरू हो जाती है। फिर दिखाती है कि जॉर्ज जब घर आता है तो रिनाई के पास एक फादर बैठा होता है जिससे वो घर के बारे में डिस्कस कर रही होती है। और उनके जाने के बाद जॉर्ज कहता है कि तुमने इसे क्यों बुलाया था। तो रिनाई कहती है कि जो लोग हमारा जो मॉन्स्टर्स वहाँ पे थे वो यहाँ तक हमारा पीछा कर रहे हैं। तो जॉर्ज कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो ये फादर क्या कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, मॉन्स्टर वॉन्स्टर कुछ नहीं होते। तो उसकी माँ लॉरीन जो होती है वो भी रिनाई का साथ देती है, कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आज क्योंकि रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मुझे पता था मैं ख्वाब में सो रही हूँ लेकिन फिर भी मैंने देखा। जॉर्ज ध्यान से सुन रहा था, कहती है मैंने इसी घर को देखा, वो वॉल क्लॉक देखी और फिर मैंने देखा कि मैं डॉल्टन के रूम में जाती हूँ। और फिर वो बताती है कि डॉल्टन के रूम में कॉर्नर पे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसके हाथ बहुत अजीब होते हैं। तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो डॉल्टन का रूम है। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है मुझे डॉल्टन चाहिए। अभी वो यही बता रही होती है कि एकदम वो जॉर्ज के पीछे से वही मॉन्स्टर नज़र आता है। तो वो चीखें मारना शुरू हो जाती है। जॉर्ज कहते हैं क्या हुआ। अभी वो यही बात करते हैं तो इनको डॉल्टन के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। तो वो डॉल्टन के रूम में जाते हैं, उसका रूम पूरा तहस नहस हुआ होता है जैसे किसी ने तोड़ फोड़ दिया है। उसके बाद लॉरीन कहती है कि हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं कि वो साइकिक्स को बुलाती है जिसमें एक होता है टकर और दूसरा होता है स्पेक। और वो अपनी कुछ मशीन से डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो लोनाई पूछती है कि एलिस क्यों नहीं आई है जो आपकी हेड है। वो कहते हैं कि पहले हम ये चेक कर लें फिर हम उन्हें बताएंगे कि वाकई ऐसा कुछ है या सिर्फ आप लोगों का वहम है। और फिर वो कुछ पिक्चर्स ले रहा होता है और सारे घर में घूम रहा होता है, कुछ फ्रिक्वेंसीज नोट कर रहा होता है और स्पेक्स लोरिन से बातें कर रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है कि हम किस तरह काम करते हैं और ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जिनसे टकर सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है। और फिर दिखाते हैं कि उसको कुछ फ़ील होता है तो वो अपने कैमरे से चेक करता है और उसको एकदम दो लड़कियां नज़र आती हैं जिसे उसे देख के स्माइल देती हैं। तो एकदम घबरा जाता है क्योंकि वो रियल में नहीं होती हैं लेकिन वो कैमरे में दिख रही होती हैं। इसका मतलब है कि वो कोई और नहीं बल्कि रूहें हैं। और फिर वो स्पेक्स को कहता है कि जल्दी से एली को बुलाओ। और यहाँ दिखाते हैं कि एली इंटर होती है, रिनॉय से मिलती है और जॉश को कहती है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ, हम बचपन में मिल चुके हैं। फिर दिखाते हैं वो घर को देख रही होती है और रिनॉय से कहती है कि मैं आपके घर को विज़िट कर सकती हूँ। तो रिनॉय से कहती है जी जी क्यों नहीं। और फिर वो सारे घर को देख रही होती है और बहुत ही बारीकी से देख रही होती है क्योंकि वो हर सुपर नेशनल पावर को फील कर सकती है। और फिर वो पूरे घर में घूमती है और घूमते घूमते वो डॉल्टन के रूम में चली जाती है और रिनॉय और जॉर्ज टकर और स्पेक्स भी उसके साथ ही होते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। और वो स्पेक्स को कहती है कि अपनी ड्राइंग बुक अपने पास रखो। तो टकर उसे बताता है कि ड्राइंग बुक की मदद से एलिस को जो नज़र आएगा वो मैं ड्रा करूँगा। फिर दिखाते हैं कि उसको डॉल्टन के रूम में कुछ फ़ील होता है जैसे वहाँ कुछ है और फिर वो ऊपर पंखे की तरफ देखती है जो कि बहुत ही धीमा चल रहा होता है लेकिन उसको वहाँ पे कुछ फ़ील होता है। और वो टकर को स्पेक्स को बताती है कि वो क्या देख रही है और स्पेक्स उसी को ड्रा कर रहा होता है। वो बड़े ध्यान से उसे देख रही होती है और बता रही होती है। पीछे रिनॉय आवाज़ देती है कि क्या नज़र आ रहा है आपको। तो वो रिनॉय को कोई जवाब नहीं देती है, वो बस उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देख रही होती है और स्पेक्स मुसलसल ड्रा कर रहा होता है। और वो एक ही कलर जो ब्लैक होता है उसी से ड्रा कर रहा होता है और फिर एकदम रेड कलर यूज़ करता है। इतनी देर में दिखाते हैं कि आगे आगे रिनाई आगे आगे वो ड्राइंग बुक ले लेती है तो देखती है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर है जो पंखे के ऊपर बैठा हुआ है और उसको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो जाके लाइट ऑन कर देती है और ऊपर कोई भी नहीं होता है लेकिन अभी भी
एलिस के ऊपर कुछ दिख रहा होता है। अगला सीन दिखाते हैं कि एलिस जॉश और रनाई को बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, उसके पास कुछ एबिलिटीज़ हैं, ऐसी एबिलिटीज़ जो जब बच्चे सो जाते हैं तो वो अपने ख्वाब वो सोने के बाद अपनी सोल अपनी बॉडी से अपनी सोल को अलग कर सकते हैं और उसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में जा सकते हैं जो कि बुरे लोगों की दुनिया है, जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया है। और डॉल्टन भी ऐसी एक दुनिया में चला गया है और उसके बाद शायद वो वहाँ पे खो गया है, तो हमें उसे वहाँ से लाना पड़ेगा। ये सब सुन के अरीनाएँ बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन जॉश को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि एलिस अपने से ही कहानियाँ बना रही है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मेडिकल टर्म में एक कोमा है, लेकिन असल में वो कोमा नहीं है, इसीलिए डॉक्टर उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन जॉश को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं आप लोग फालतू बातें कर रहे हैं, आप लोग मेरे घर से निकलें। और अरीनाएँ से समझाने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि ये सब हमारे बेटे के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम देख नहीं रही हो 4 मंथ हो गए हैं और अभी तक उसकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन जॉश कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रिलैक्स होकर बैठ जाता है, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो स्पेक्स और टकर को और एलिस को कहता है कि आप लोग यहाँ से जाएं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, और वो दरवाज़ा खोल के उनको बाहर कर देता है। रेनाए से बहुत ही समझाने की कोशिश करती है ऐसे नहीं करो, लेकिन वो काफ़ी शाउट करता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद एलिस भी अगर वो उससे हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो भी चुप करके बाहर जाने को तैयार हो जाती है और रेनाए रोना शुरू हो जाती है। तब भी जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता है और दरवाज़ा खोल के एलिस को घर से बाहर कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो डॉल्टन के रूम में आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, प्लीज़ मुझे एक इशारा दो कि तुम कहाँ हो, प्लीज़ कोई इशारा दो अगर तुम मेरे पास ही हो तो, ताकि मुझे समझ आए कि तुम्हें क्या मसला है। और फिर दिखाते हैं कि अभी वो यही बातें कर रहा होता है कि एकदम उसकी स्केच मतलब ड्राइंग बुक से एक पेज नीचे गिर जाता है ड्राइंग से, जो उसने बोर्ड पर लगाई होती है। तो उस पेज को देखता है जिसमें एक मॉन्स्टर बना होता है जो कि आईने के सामने खड़ा होता है। और फिर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बने हैं और वो दरवाज़ा भी है जिसका एली ज़िक्र कर रही होती है। और एक जगह पे उसने ये भी लिखा होता है कि जब मैं सो जाता हूँ तो मैं हवाओं में उड़ता हूँ और मैं अपने आप को सोते हुए भी देख सकता हूँ। और ये सब पढ़ के वो रोना शुरू हो जाता है, उसे समझ आ जाता है जो एलिस कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। और वो रोए जा रहा होता है, तो इतने दिन में रिनाए वहाँ पे आती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं तैयार हूँ इस सब के लिए। तो उसे गले लगा लेती है, वो खुश हो जाती है। आगे का सीन दिखाते हैं कि स्पेक्स और टकर मशीनरी सेट कर रहे होते हैं जिनकी मदद से वो डॉल्टन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कुछ लाइट्स लगा रहे होते हैं क्योंकि अगर कोई एलियन कोई मॉन्स्टर्स कोई सुपरटिशियस मॉन्स्टर्स यहाँ पे आएंगे तो लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद वो एक सर्कल बनाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। एलिस अपने सर पे कुछ लगाती है जिसका हेडफोन जो होता है वो स्पेक्स ने लगाया होता है ताकि वो डॉल्टन से कम्युनिकेट कर सकता है। और जो भी डॉल्टन जवाब देगा वो अपनी डायरी पे लिखेगा और उसने अपने आगे ड्राइंग बुक भी रखी होती है। और फिर दिखाते हैं कि वो डॉल्टन से बात करना शुरू करते हैं और डॉल्टन को आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है, जैसे कि डॉल्टन बहुत दूर है। और जॉश और नाइट डर भी रहे होते हैं, लेकिन वो ये सब देख रहे होते हैं। और टकर अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो चारों तरफ घूम रहा होता है। ये लोग अभी डॉल्टन के ही रूम में होते हैं और एकदम डॉल्टन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो स्पेक्स उसे बताता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम्हें हमारी आवाज़ आ रही है, तुम हमारी आवाज़ को फॉलो करो और वापस आ जाओ। और फिर वो कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। वो आदमी मुझ पर नज़र रखता है, उसे पता चल गया कि हम लोग बात कर रहे हैं तो वो भी तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। और यहाँ दिखाते हैं कि बेड पे लिखे डॉल्टन अपना सर हिला रहा होता है जैसे कि वो इन्हें मना कर रहा है। और टक्कर जो स्पेक्स जो लिख रहा होता है वो जॉश पढ़ रहा होता है, वो डर रहे होते हैं कि उनका बेटा कितने ख़तरे में है। और फिर वो कहता है कि उसने सुन लिया है, अब वो यहाँ आ रहा है और मेरी हेल्प करो और भागो भागो भागो। और वो मुसलसल यही लिख रहा होता है कि हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी एंड हेल्प मी। जॉश ये देख रहा होता है और देखते ही देखते एकदम आवाज़ आना बंद हो जाती है, जैसे कि डॉल्टन वहाँ पे नहीं है। तो स्पेक्स फिर उसे आवाज़ देता है कि डॉल्टन तुम कहाँ पे हो। तो वो कहते हैं कि तुम लोग भाग जाओ, वो सुन चुका है, वो आ रहा है, वो आ रहा है और वो आ रहा है। और वो कहता है कि वो सबको खा लेगा जिसके मुंह पे आग है वो। और ये भी कहता है कि मॉम को बोला आई मिस यू। और जॉश ये देख रहा होता है और नाई तो बिल्कुल रोने वाली हो जाती है। और फिर दिखाते हैं कि एकदम आवाज़ आना बंद हो जाती है और एकदम एलिस चीख मारती है, यानी कि डॉल्टन चीख मारता है। उसकी आवाज़ स्पेक्स के कानों में पड़ती है और उसका सारी घूम जाता है, तो वो अपने हेडफोन्स उतार देता है। और फिर दिखाते हैं कि जॉश कहता है कि डॉल्टन कहाँ है, वो बेड पे क्यों नहीं है। और फिर दिखाते हैं कि डॉल्टन उनके पीछे ही खड़ा होता है।
जिसकी आंखें बंद होती हैं, यानी कि वो अभी तक होश में नहीं होता है, लेकिन उनके पास होता है। और फिर वो अपना हाथ टेबल पे मारता है तो उसके अंदर एक अजीब सी पावर होती है। वो टेबल पे हाथ मारता है तो पूरा टेबल उड़ जाता है, सब जाके दूर लगते हैं और सब उठ के डॉल्फिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको ही मारे जा रहा होता है, सब चीज़ें उल्टाए जा रहा होता है। तो एलिस वहाँ पे आ जाती है और उसको पकड़ के मना करती है कि ये सब ना करो। फिर दिखाते हैं कि दूसरा एक दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ से और मॉन्स्टर्स भी आ रहे होते हैं। एलिस के बाल पकड़ के उससे कहती है कि यहाँ से जाओ। मॉन्स्टर कहती है कि इसका पीछा छोड़ दो, और फिर टकर कहती है कि लाइट ऑन करो। जैसे ही लाइट ऑन होती है टोटल वहाँ बेहोश हो जाता है और वहाँ अब कोई भी नहीं होता है। टकर अब भी वीडियो बना रहा होता है तो एलिस परेशान ही हो जाती है कि क्या हो गया। उसके बालों का बुरा हाल होता है। जॉश और रिनाए डॉल्टन को देख रहे होते हैं, और टकर जिसने पूरी मूवी शूट की होती है वो सब वीडियो में देख रहा होता है कि एकदम डॉल्टन को क्या हो गया। और फिर उसकी कुछ इफ़ेक्ट्स चेंज करके उसे नज़र आता है कि वो डॉल्टन नहीं था, असल में तो वो मॉन्स्टर ही था। और एलिस जॉर्ज को बताती है कि डॉल्टन के अंदर ये पावर ऐसी नहीं है, ये पावर उसे अपने फादर से मिली है। तो जॉर्ज हैरान हो जाता है कि क्या कहना चाहिए। रेनाई भी हैरान होती है और फिर लोरिन वहाँ आती है तो वो हैरान होता है उसकी मॉम यहाँ क्या कर रही है। तो लोरिन उसे सारी स्टोरी बताती है कि वो बचपन में इसी तरह अपने आप को सोए हुए देखा करता था, और वो कहता था कि मैं उठ के अपने आप को देखता हूँ। और फिर वो कहता था उसे कुछ औरत एक औरत नज़र आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। और लोरिन कहती है कि मुझे लगता था वो ख्वाब है, और फिर उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसके बचपन की होती हैं। कहती है उन पिक्चर्स में फिर मैंने एक दफ़ा देखा कि वो हर जगह एक औरत है। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद ये कैमरे का प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, वो हर जगह थी और आस्ता आस्ता जॉश के करीब आ रही थी। और वो बताती और जॉश कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो एलिस कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी वो मेमोरीज तुम्हें हिप्नोटाइज़ करके ख़त्म कर दी थी। अगर वो तुम्हारे साथ रहती तो तुम बहुत ही परेशान रहते। और अभी तुम्हें डॉल्टन को बचाना है तो तुम्हें मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस दूँगी, और तुम्हें जाके उसे बचाना है, क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ तुम ही जा सकते हो उसको बचाने के लिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर दिखाते हैं कि वो हिप्नोटाइज़ हो रहा होता है। एलिस उसे हिप्नोटाइज़ कर रही होती है और एकदम वो चेयर से उठता है। कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो देखता है कि वो तो दूसरी दुनिया में पहुँच गया, उसकी बॉडी तो वहीं पे है। एलिस कहती है कि तुम ठीक जा रहे हो, जाकर डॉल्टन को ढूंढो और उसे पता मत चलने देना किसी को कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। अगर किसी को पता चल गया तो सारे मरी हुई रूहें तुम्हारी बॉडी के लिए यहाँ वहाँ आएंगी। तो वो चुप करके निकल जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं जो इनके घर में ही हैं। वो देखता है कि सभी मरे हुए हैं और अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो किसी को भी बिना बताए चुप करके निकल जाता है। वो डॉल्टन को ढूंढ रहा था, वो हर रूम में चेक करता है, लेकिन उसे डॉल्टन कहीं भी नहीं मिलता है। फिर जाके कुछ मॉन्स्टर तो उसका रास्ता रोकने की भी कोशिश करते हैं, तो वो हैरान होता है। फिर वो ऊपर जाके उस रूम में जाता है जो कि उनका स्टोर रूम होता है, और फिर उसे वहाँ पे एक रेड रूम नज़र आता है। उस रेड डोर को देख के उसे याद आता है कि यही रेड डोर वो अपनी ड्राइंग में भी बनाया करता था। तो वो उसके अंदर जाता है और फिर वहाँ डॉल्टन मिल जाता है जिसका पाँव किसी ने जंजीर से बांधा हुआ था, और एकदम उसकी बॉडी को झटका लगता है। एलिस ये देख रही होती है, उसे समझ आ जाता है कि उसे डॉल्टन मिल गया, लेकिन उसे मॉन्स्टर का भी पता लग गया है। रेनॉय उसकी हेल्प कर रही होती है, उसे कहती है कि वापस आ जाओ, डॉल्टन को लेकर वापस आ जाओ, और एलिस भी उसकी हेल्प कर रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि डॉल्टन कहता है कि वो मॉन्स्टर आपको देख जाएगा तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, और फिर दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर वाकई इनको देख चुका होता है, उनके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन वो डॉल्टन का पाँव उससे छुड़वा लेता है। वो कहते हैं पापा अगर उसने देख लिया तो बहुत मसला होगा, वो बहुत ख़तरनाक है। वो कहता है कि वो पापा उसने देख लिया है, वो हमारे पीछे आ रहा है। फिर दिखाते हैं कि एकदम एक मॉन्स्टर सामने आता है और उनको मारने की कोशिश करता है। उसका फेस अजीब सा होता है जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। उसकी आंखें भी अजीब सब्ज़ होती हैं, लेकिन वो डॉल्टन को बचाने में कामयाब हो जाता है। जॉर्ज से उठा के गोद में उठा के वहाँ से भागता है। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे ही भाग रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं उसकी बॉडी को बार बार झटके लग रहे हैं। एलिस और लोरिन अरनाई से बार बार आवाज़ दे रही होती हैं। आगे दिखाते हैं कि वो उसे हिट करते हैं। वो जॉश डॉल्टन को उठा के रेड डोर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके साथ बाहर आ जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बहुत सी आत्माएं होती हैं जो उनको घेर रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन उसे फिर रिनाई की आवाज़ आ रही होती है दूर से। वो उस आवाज़ को ही फॉलो कर रहा होता है। उसके हाथ में एक लालटेन होती है, वो फॉलो करते, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स के पीछे हम सिल्वर आ रहे होते हैं। शायद उस लाइट को देख के उसके पीछे आ रहे होते हैं। वो दो लड़कियां जो उनके घर में ही घूम रही थी वो भी वहीं पे होती हैं। और फिर दिखाते हैं कि एकदम इनके घर में लाइट चली जाती है। तो एलिस हैरान हो जाती है कि क्या हो गया। लोरिन भी परेशान होती है, स्पेक्स भी सब परेशान होते हैं, और सब टॉर्च लेके यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं कि, और एक तो लोरिन और स्पेक्स तो उनके पास जाते हैं ताकि उसे देख सकें, और एकदम उन्हें कुछ अजीब नज़र आता है। ये हर तरफ से मॉन्स्टर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब जॉश की बॉडी के पीछे होते हैं। उन्हें समझ आ जाती है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ
मॉनिटर से भी अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, वैसे ही आवाज़ें जैसे हमेशा आती होती हैं। वो मॉनिटर अब और किसी के नहीं बल्कि डॉल्टन के रूम में लगा होता है। यहाँ वो डॉल्फिन को घर के अंदर भेज देता है, ख़ुद भी घर के अंदर आ जाता है। उससे वही औरत नज़र आती है जो बचपन से नज़र आती है। वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और एक दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एकदम डॉल्टन को होश आ जाता है, तो रिनाई उसके गले लग के खूब रोती है। और यहाँ दिखाते हैं कि जॉश को भी होश आ चुका होता है और एलिस और स्पेक्स दोनों ही खुश हो जाते हैं, दोनों ही स्माइल दे रहे होते हैं। स्पेक्स और टकर अपना सामान पैक कर रहे होते हैं जो सब उन्होंने खोला होता है। यहाँ बैठ कर डॉल्टन नूडल्स खा रहा होता है क्योंकि उसने इतने दिनों से कुछ नहीं कहा होता। उसकी मॉम पूछेंगे तो बहुत भूखे हो, कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। जोश अपने बचपन की फ़ोटोज़ देख रहा होता है और वो एलिस को कहता है कि तुम रख लो, तो एलिस एकदम उसकी फ़ोटो बनाती है और फिर वो कैमरे में देखती है तो उसे एक अजीब चीज़ नज़र आती है। यहाँ दिखाते हैं कि उसकी चीख की आवाज़ सुन के लॉरीन अंदर जाती है और रिनाई भी जाती है और देखती है कि एलिस वहाँ पे मरी हुई पड़ी है, जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया है, शायद गला तोड़ दिया। वो ऊपर देख रही है, उसके हाथ में एक कैमरा है। उस कैमरे में देखती है, उस कैमरे के अंदर उसे एक फ़ोटो नज़र आती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि एलिस जब फ़ोटो बनाती है तो उसे नज़र आता है कि जॉश की रूह तो वहीं फंस गई है। ये तो वो बूढ़ी औरत है जो उसका पीछा कर रही थी, अब उसे आखिर उसकी बॉडी मिल ही गई। रिनाई उस तस्वीर को देख के बहुत डर जाती है और एकदम पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है और पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि जॉश ही होता है। जाती हैं और ये जॉश का बचपन है और वहाँ दिखाते हैं कि एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि एलिस का फ्रेंड होता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत बुरी आत्मा है। और वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जो कि जॉश की होती हैं। और फिर दिखाते हैं कि एलिस अपने कैमरे से वो सब रिकॉर्ड करने के लिए अपनी फुटेज टेप को करती है और साथ साथ जॉश से बात कर रही होती है। उससे पूछती है कि तुम्हें रात को क्या नज़र आता है। वो कहता है कि एक औरत आती है, वो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है और मुझे उससे डर लगता है। तो फिर एलिस कहती है कि आओ हम एक गेम खेलते हैं, मैं पूरे घर में घूमूंगी और तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें अभी ठंड लग रही है या तुम्हें अभी गर्म नहीं लग रही है। तो वो ठीक है और फिर एलिस पूरे घर में घूमती है और फिर वो सीढ़ियों के पास से गुजरती है तो जॉश बताता है कि अभी बहुत ठंड है। तो वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो जॉश के रूम में जाती है और फिर वो कहता है अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर वो उसे कहता है कि आगे मत जाओ, आगे ख़तरा है, लेकिन वो बात नहीं सुनती है क्योंकि ये उसका काम होता है। तो फिर वो आगे जाती है, बेड के नीचे दिखती है तो उसे कोई नहीं दिखता और फिर वो अलमारी के पास जाती है जहाँ से उसे कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो अपना हाथ अंदर करती है और जॉश कहता है कि वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें पकड़ लेगी। और एकदम उसके हाथ पे कट लगता है तो वो भाग के सीढ़ियों से नीचे आती है। वो उसे देख कर डर जाती है। वो आके लॉरीन को बताती है कि वो कोई दोस्त नहीं है, वो एक ख़तरनाक आत्मा है जो जॉश के लिए आई है। उसको पता चल गया कि जॉश के पास एक ख़ास एबिलिटी है। और इतनी देर में दिखाते हैं कि जॉश खड़ा हो जाता है और ख़ुद से ही बात करता है। हालांकि वो हिप्नोटाइज होता है, वो इस तरह बात नहीं कर सकता बिना सवाल के, लेकिन वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। और फिर दिखाते हैं कि एक रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल जाता है और बाकी सब डर जाते हैं और एलिस और लॉरीन उसे पकड़ के ले आती हैं। और लॉरीन एलिस को कहती है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये सब बंद हो जाए। तो वो कहती है मैं इसकी ये एबिलिटी ले सकती हूँ, उसके बाद से कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यहाँ सीन दोबारा प्रेजेंट कहा जाता है जहाँ पे पुलिस स्टेशन पे रिनोए अपना बयान दे रही होती है कि एलिस को कैसे मारा गया। और इंस्पेक्टर से पूछ रहा होता है कि आप कहना चाह रही हैं कि उसे एक आत्मा ने मारा। तो वो कहती है कि हाँ एक आत्मा ने मारा है। वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे एक कैमरा पड़ा था और साथ ही एलिस मरी हुई थी उस कैमरे में। तो और उसके बाद मेरे शौहर आए तो फिर वो कहते हैं कि आपको लगता है आपके शौहर ने मारा। वो कहती है नहीं मैं जॉश ऐसा नहीं कर सकता। कहती हूँ तो फिर और ये तस्वीर किसकी है। कहती है मैं पुलिस वाला कहता है कि मैं तो भूतों पे यकीन नहीं करता हूँ। तो उन्हें सारी स्टोरी बताती है कि कैसे डॉल्टन कोमा में गया, लेकिन वो यकीन नहीं करते हैं। उसके बाद वो घर आ जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि जॉश अपने बच्चों से मिलता है और अब वो लोग लॉरीन के घर में ही शिफ्ट हो गए हैं, वही घर जिसमें जॉश ने अपना बचपन गुजारा है। आगे दिखाते हैं कुछ सामान लेके अंदर जा रहा होता है। उसकी बेटी कैली भी अपनी वॉकर में खेल रही होती है और वो डॉल्टन और फॉस्टर के पास आता है। उनको बताता है कि तुम लोग अभी जिस रूम में लेटे हो वो मेरा ही बेडरूम है और बचपन का। तो डॉल्टन कहता है कि आपने यहाँ पे कोई भूत देखा था। तो वो कहते हैं कि नहीं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिखाते हैं फॉस्टर ने एक डिवाइस बनाई होती है जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं बीच में रस्सी बांध के, और फिर उससे बात करते हैं। आगे का सीन दिखाया जाता है कि रात हो गई है और रिनाए बैठी बात कर रही होती है, कुछ सोच रही होती है। तो एकदम उसे फील होता है कि रूम में पियानो बज रहा है। तो वो अंदर रूम में जाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो एकदम हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर वो इस बात को इतना सीरियस नहीं लेती है, उस बात को इग्नोर कर देती है। फिर दिखाते हैं कि वो ऊपर कैली के रूम में जाती है लेकिन वो भी सो रही होती है और वहाँ पे भी कोई नहीं होता। तो वो अच्छे तरह बेड पे सेट करती है, लाइट्स ऑफ करती है, मॉनिटर सेट करती है और अपने रूम में आ जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो अपने रूम में आती है लेकिन उसे फिर महसूस होता है कि जैसे पियानो बज रहा है और बेबी वॉकर भी खुद ब खुद चलना शुरू हो गई है।
तो वो एकदम डर जाती है। उसी की आवाज़ से कैली की भी आँख खुल जाती है, तो वो उसे चुप कराती है और वो आके जॉश को बताती है कि जॉश फिर से पियानो खुद ही बज रहा था और वो बेबी वॉकर भी खुद ही चल रहा था। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वहम कर रही हो। कहती है मैं वहम नहीं कर रही हूँ। जॉश की कोई बात नहीं सुनता, कहती है तुम ये सब नहीं सोचो, तुम सब इग्नोर करो। और वो ये सब सुन के रेनोए बहुत ही हैरान होती है। आगे का सीन हमें एलिस के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे टकर और स्पेक्स उसके घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा की हमेशा होती है। वो तस्वीरें देख रहे होते हैं। स्पेक्स कहते हैं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्हें कुछ हो गया, मुझे लगता है वो यहाँ आसपास ही हैं। और टकर कहता है कि हाँ, क्योंकि हमने इतनी मरी हुई चीज़ें, इतने मरे हुए लोगों को देखा कि अब हमें यही लग रहा है। और फिर वो देखते हैं कि उसकी रीडिंग रूम का दरवाज़ा खुला होता है। और फिर टकर कहता है कि वो अपने रीडिंग रूम का दरवाज़ा कभी भी नहीं खोलती थी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले नीचे कौन जाएगा, क्योंकि दोनों ही डर रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। यहाँ वहाँ सब देखते हैं, चीज़ों को टच करते हैं। उनको एलिस की बहुत याद आ रही होती है। और फिर वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पे कैसेट्स पड़ी होती हैं, सारे केस के रिकॉर्ड्स। और फिर उन्हें वो केस मिलता है जो कि जॉश का होता है, यानी कि जॉश के बचपन का। और फिर वो कैसेट लगा के ऑन करते हैं, उसे देख रहे होते हैं। और फिर एलिस जो जॉश से सवाल करती है वो सब देखते हैं। और फिर वो भी देखते हैं कि किस तरह जॉश हिप्नोटिज्म में ही उठ के खड़ा हो गया था और ख़ुद से ही बात कर रहा था और उठ के कहीं चला गया था। तो टक्कर कहता है ये कौन है, इसको ब्राइट करो ताकि हमें नज़र आए यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। और फिर दिखाते हैं कि जब वो उसको ब्राइट करते हैं तो उन्हें खुद के दिखता है। और यहाँ सीन दोबारा लॉरेन का दिखाते हैं, जो कि अपने रूम में होती है, अपने घर में, वहीं पे जहाँ पे बाकी सब भी होते हैं। वो बाहर आती है, उसको भी महसूस होता है जैसे बाहर कोई है। वो किचन में आती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आती है, उसे कहती है कि प्यारे बेटे तुम अब हमें छोड़ के कभी भी मत जाना। तो वो आंखें बंद करके कहता है कि दादी आपके पास कोई, आपके पीछे कोई है। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो बाहर आ जाती है, उसको लग रहा होता है कि शायद बाहर कोई चल रहा है। वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। और फिर उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई है जो यहाँ चल रहा है, लेकिन असल में वहाँ कोई भी नहीं होता है। और फिर उसे कोई साया सा नज़र आता है। और फिर वो सब घर की लाइट्स ऑन कर देती है। वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा होता है। और फिर वो आईने के सामने खड़ी होती है, तो उसको पीछे एक औरत नज़र आती है और वो एकदम शोर डाल देती है। तो जॉश वहाँ आ जाता है और कहता है कि आप आस्ता बोले, ऊंचा मत बोले, रेनाई डर जाएगी और आप उसे कुछ भी नहीं बताना। तो लॉरेन को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। आगे का सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेनाई की आँख देर से खुलती है। आगे दिखाते हैं कि वो कैली को कुछ खिला रही होती है और सबको अपना ब्रेकफास्ट दे रही होती है। बाहर डॉल्टन, फॉस्टर और जॉश खेल रहे होते हैं। वो ये सब देख के खुश होती है और दिखाते हैं कि डॉल्टन अंदर आता है। तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट दूँ। वो कहते हैं कुछ भी दे दें। वो कहती है क्यों परेशान हो। तो वो बताता है कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा और मैंने देखा कि दादी मेरे पास आती हैं और उनके पीछे कोई होता है और मैं अपने आप को नीचे जगाता हूँ और फिर वो एक ख्वाब होता है। उसके बाद मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। मैं बाहर आता हूँ तो बाहर डैड होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। उतनी देर में जॉश वहाँ आ जाता है, कहता है कि मैं बच्चों को छोड़ आऊँगा। रेनाई देख रही होती है कि वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आगे दिखाते हैं कि लॉरेन स्पेक्स और टकर के पास आती है। उनको बताती है कि उसने घर में आज फिर एक औरत देखी थी, तो शायद ये वही है जिसने एलिस को मारा है। वो और टकर और स्पेक्स से कहते हैं कि मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वहाँ पे कौन है। और फिर वो दिखाते हैं कि जॉश के पीछे बड़ा जॉश खड़ा होता है। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो सिर्फ उस दिन एली आई थी। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि उस टाइम में जॉश बड़ा कैसे हो सकता है। आगे का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पे कार्ल आता है, वही जिसने जॉश की पास्ट में भी हेल्प की थी एलिस के साथ मिलके। और वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह मिलते हैं, क्योंकि वो लॉरेन का भी बहुत अच्छा फ्रेंड होता है और टकर और स्पेक्स को भी जानता होता है। फिर दिखाते हैं कि वो एलिस की सोल से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे पूछ सके कि उसको किसने मारा है। फिर वो अपने डाइस के ज़रिए बात करता है, वो डाइस फेंकता है और अगर कोई सोल उसकी बात सुन रही है तो वो डाइस के ज़रिए उसे आंसर देती है। वो 2-3 बार डाइस घुमाता है और पूछता है कि एलिस तुम यहाँ पे हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वो कहता है कि हमेशा ये आइडिया काम नहीं करता है। और फिर भी एकदम डाइस फेंकता है तो सारी लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती है और फिर उन्हें जवाब मिलना शुरू हो जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अपने किसी ने किसी औरत ने मारा और वो कहाँ पे पाई जाती है, ये सब चीज़ें उन्हें समझ आ जाती हैं। और फिर उन्हें एक नाम पता चलता है और लॉरेन बताती है कि वो वहाँ हॉस्पिटल में काम कर चुकी है, इसलिए उसको पता है कि किस जगह की बात कर रहे हैं। और फिर वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। इस सब से टकर और स्पेक्स काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन लॉरेन तो यही सोच रही होती है कि इस हॉस्पिटल का आखिर एलिस की मौत से क्या ताल्लुक़ है। आगे का सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेनाई एक औरत को देख के बेहोश हो जाती है, जो कि एक आत्मा होती है, उनके घर में घूम रही होती है। जॉर्ज जब घर आता है तो उसे उठा के बेड पे लेटाता है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ सीन दोबारा उस हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग गए होते हैं, लेकिन वो बंद हो चुका होता है और बिल्कुल कार कबाड़ बना होता है। वहाँ पे अंधेरा होता है, लाइट्स भी नहीं होते हैं, तो ये अपने फ़ोन की टॉर्च यूज़ कर रहे होते हैं।
और फिर वो एक रूम में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंच के कार्ल को फ़ील होता है कि यहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ हैं। तो वो रेनाई से पूछता है कि यहाँ पे क्या है। तो रेनाई कहती है कि यहाँ पे तो एक आईसीयू रूम था, लेकिन इससे इसका क्या ताल्लुक। कहता है कि कोई मेमोरी, कोई पेशेंट ऐसा होगा जो तुम्हें अजीब लगा होगा, उसके बारे में बताओ। और फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉश के साथ रेनाई एक दिन हॉस्पिटल आई थी और फिर उसे वो आईसीयू रूम में ले आई थी और अपने पेशेंट्स को चेक करी थी। तो एक पेशेंट जिसने जॉश का हाथ पकड़ लिया था और फिर उसका हाथ ही नहीं छोड़ा। और फिर वो बताती है कि कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मैं लिफ्ट पे थी और वही पेशेंट आके मेरे साथ खड़ा था। और मैं उसे ये भी कहती हूँ कि जाके अपने बेड पे लेटो, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो आगे चला जाता है। उसके बाद मैं रिसेप्शन से पूछती हूँ कि वो पेशेंट यहाँ क्यों घूम रहा है। तो वो बताती है कि उसकी तो सुबह ही मौत हो गई। ये एक अजीब वाक़या था जिससे मैं बहुत घबरा गई थी। और यहाँ से दोबारा प्रेजेंट में आता है। आगे दिखाते हैं कि जॉश, जो कि असल में जॉश है ही नहीं, उसके दांत गिर रहे होते हैं क्योंकि उसकी सोल बहुत ही पुरानी है और वो एक न्यू बॉडी में है, इस वजह से उसके साथ ये हो रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि उसकी माँ यानी कि कोई और आत्मा उसे कह रही होती है कि इन सबको मार दो तभी तुम बच सकते हो। यहाँ से दोबारा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे इनको रिकॉर्ड मिल जाता है, जहाँ पे इस शख्स का नाम पार्कर होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेनाई को होश आता है, वो कैली के पास जाती है और वो जॉश को बताती है कि यहाँ पे एक आत्मा है, एक औरत की आत्मा जो मुझे डरा रही है। तो जॉश कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। और फिर अभी वो यही बात कर रहे होते हैं कि एकदम पियानो बजना शुरू हो जाता है और रेनाई भाग के पियानो रूम में जाती है और जॉश भी उसके साथ जाता है और इतनी देर में पियानो बजना बंद हो जाता है। तो रेनाई वो एक गाना बजाती है और वो जॉश से कहती है कि ये गाना यही बज रहा था। वो कहता तो और जॉश से कहती है कि तुम्हें ये याद नहीं है। तो जॉश कहता है नहीं। तो वो बताती है कि मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जॉश इस बात को ध्यान ही नहीं देता। ये यहाँ पे सीन उस घर का दिखाया जाता है जिस जो रिकॉर्ड उनको मिला था, वहाँ पे घर का जो एड्रेस था। घर भी काफ़ी अच्छे से बंद होता है, लेकिन वो दरवाज़ा की कुंडी तोड़ के अंदर घुस ही जाते हैं और इनको ये घर भी बहुत अजीब लगता है। और कार्ल कहता है कि यहाँ पे तो इतनी बुरी शक्ति है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। और फिर दिखाते हैं कि स्पेक्स और टक्कर एक रूम में जाते हैं जो कि पिंक थीम का बना होता है, जो कि एक लड़की का होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉल और डॉल हाउस होते हैं। और फिर उन्हें एकदम कैमरे में एक बच्चा नज़र आती है, एक गर्ल, जो उनको कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, अगर उससे पता चल गया तो वो तुम्हें भी मुझे मारने पे मजबूर करेगी। और वो लोग एकदम कैमरा हटा के देखते हैं, लेकिन वो कैमरा हटाने पे दिख नहीं रही होती, वो सिर्फ कैमरे में दिख रही होती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉल्टन सो रहा होता है, लेकिन उसे उस डिवाइस में से आवाज़ आती है। तो उसको लगता है कि फॉस्टर है। वो लाइट ऑन करता है, फॉस्टर कहता है कि सो जाओ। और फिर वो देखता है कि वो दूसरी डिवाइस की डंडी तो डॉल्टन के साथ है ही नहीं, वो तो एक अलमारी में। और फिर वहाँ एक औरत नज़र आती है जो कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बचाओ। तो एकदम एकदम डर के अपने बेड में घुस जाता है और फिर उसके बेड की कोई चादर फाड़ देता है। उतनी देर में वहाँ पे रिनाई आ जाती है तो वो उसे चुप करके सुला देती है। यहाँ से पियानो रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जॉश कहता है कि जॉश तो वहीं रहोगे। और यहाँ से दिखाते हैं कि उस दुनिया में जॉश बैठ के पियानो के पास चीख रहा होता है। अब दोबारा हम उस घर में आ जाते हैं, पार्कर के घर में, और दिखाते हैं कि कार्ल वहाँ पे अपनी रीडिंग्स कर रहा होता है और वो एलिस से पूछ रहा होता है कि एलिस हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। और वो कहता है कि मौत, और एकदम उसके ऊपर एक झूमर गिरता है। और फिर वो लिखता है कि क्या तुम एलिस हो। तो वो कहती है नहीं। और फिर वो पूछता है क्या तुम कौन हो। तो कहता है कि कहती है मैं मौत की माँ हूँ, यानी कि वो पार्कर की माँ होती है। तो सब डर जाते हैं और फिर एकदम उन्हें फील होता है कि उस कमरे की दीवार के पीछे कुछ है। तो वो वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे 15 लाशें होती हैं और वो बिल्कुल ही गल सड़ गई होती हैं और इतनी बुरी बू आ रही होती है वहाँ पे उनसे, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात होती है। और फिर वहाँ पे उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ औजार होते हैं जिससे इन लाशों का मारा गया होता है। और वहाँ पे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि एक ब्राइड इन ब्लैक है जो कि सब खून कर रही है। और वहाँ पे एक कॉस्ट्यूम भी पड़ा होता है और कार्ल उसको हाथ लगाता है क्योंकि वह एक साइकिक होता है और वो फील करता है कि उसे सब नज़र आ जाता है कि किस तरह पार्कर की माँ से ये खून करवाती थी। और वो लॉरेन को बताता है कि इसीलिए बचपन में भी वो जॉश के पास आया था ताकि वो अपने बचपन को वापस जी सके जो उसकी माँ ने उसे जीने नहीं दिया। इधर सीन दिखाया जाता है कि लॉरेन रेनाई के पास आती है जो अभी भी घर पहुंची होती है। कहती है कि बच्चे कहाँ हैं। कहती है वो तो मैं पड़ोसी के घर छोड़ के आई हूँ। तो उसे गाड़ी में बिठा के वापस ले जाती है और उसे बताती है कि जॉश असल में जॉश नहीं है। और कार्ल उससे मिलने के लिए जा रहा होता है अपने ऊपर कुछ कैमराज लगा के। यहाँ दिखाते हैं घर के अंदर जॉश जो कि काफ़ी बीमार है और उसको मॉम का लेटर मिलता है। इतनी देर में बेल बजती है और वहाँ पे कॉल ही होता है। वो कहते हैं कि तुम कौन हो। और ये सब कुछ कैमरे से स्पेक्स और टक्कर देख रहे होते हैं जो बाहर गाड़ी में होते हैं।
और वो ये सब कुछ फोकस कर रहे होते हैं। अब यहाँ सीन गाड़ी का दिखाया जाता है जहाँ पे लोरीन रिनाई को लेके आती है। वो कहती है कि क्या हुआ है जॉश को, जॉश क्यों नहीं है। तो वो कहती है कि जो जॉश उस दुनिया में गया था उसके साथ कोई और ही वापस आया था, जॉश तो वहीं रह गया। वो कहती है हम उसे बचा लेंगे ना। तो इस बात पे लोरीन कोई जवाब नहीं देती। यहाँ सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे जॉश बहुत ही बीमार लग रहा होता है। तो कार्ल से पूछता है क्या तुम बीमार हो। वो कहता है कि नहीं। और वो पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि एलेक्स कैसे मरी। तो वो कहता है कि मैं उस वक्त को याद नहीं करना चाहता हूँ। इतनी देर में कार्ल को अपने पाँव के पास एक दांत नज़र आता है तो वो उसे उठा लेता है और फिर वो जॉर्ज से कुछ बातें कर रहा होता है। और फिर जॉर्ज से कहता है कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, पानी लेके आऊँ। फिर वो उठ के किचन में चला जाता है। तो किचन में जाने के बाद कार्ल उस दांत को देखता है और फिर वो वहाँ खड़ा रीडिंग कर रहा होता है। तो पीछे से जॉश आ जाता है जिसके हाथ में ग्लास होता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं रीडिंग तो नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि नहीं, क्या मतलब। कहता है कि मॉम ने बताया था आपने उस घर में रीडिंग्स बहुत अच्छी की थी। कहता है अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लोरीन से बात हुई है। और फिर दिखाते हैं कि इतने में उसे पता चल जाता है कि किसी मकसद से आया और उसे पकड़ के मारना शुरू हो जाता है कि कुछ उस बैग से टक्कर देख रहे होते हैं। तो वो भाग के घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन गलती से टक्कर के लग जाता है और स्पैक्स भी बेहोश हो जाता है और कार्ल भी बेहोश हो चुका होता है। लेकिन जॉश अभी होश में होता है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे कार्ल को दूसरी दुनिया में होश आता है। उसके पास रियल जॉश होता है जिसके हाथ में लालटेन होती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ आ गया, इसका मतलब मैं मर गया हूँ। तो जॉश उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि हमें एलिस को ढूंढना होगा, उसके मदद के बगैर तुम वापस नहीं जा सकते हो। वो कहता है एलिस यहाँ पर नहीं है। यहाँ से इन दोबारा दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पे रेनाई और लोरीन आपस में बात कर रही होती है और केली को भी अपने फ्रेंड के घर छोड़ देती है। यहाँ दिखाते हैं कि ख्याल बताता है कि वहाँ पे एक शख्स खड़ा है जो तुमसे बात कर रहा है। तो जॉश पूछता है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसके पास तुम्हारी बेबी और घर की तरफ इशारा कर रहा है। सामने दिखाते हैं कि उसी का घर होता है, वही पुराना घर जहाँ वो पहले रहते होते हैं, जिस घर में डॉल्टन कोमा में होता है। और फिर वहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर नज़र आता है, एक बुरी आत्मा। तो वो भाग के उसके पास जाता है। और यहाँ ये सीन दिखाया जाता है कि जब रेनाई को फर्स्ट एपिसोड में वो आत्मा नज़र आई थी, जॉश देख रहा होता है, उसे अपने आप ही नज़र आ रहा होता है और उसे ये समझ आ जाता है कि ये सब पास्ट का सीन है, ये तो पहले ही हो चुका है। और वो उसे समझ आता है कि उसी ने वो दरवाज़ा खोला था। और इतने में दिखाते हैं कि रेनाई भी वहाँ आ जाती है। और फिर वो ये वही सीन है जब बेबी के पास एक बुरी आत्मा होती है और जॉश उसे नहीं मार पा रहा होता है, लेकिन एकदम वहाँ एलिस आ जाती है और वो अपने लैंप से उसे मार देती है और वो जॉश को उठाती है। और वो कहती है कार्ल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो वो कहता है कि मैं हार गया हूँ, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। तो एलिस कहती है कि मैं इसकी मदद कर सकती हूँ और तुम भी नहीं हारे हो। तुम जॉश को ढूंढ रहे थे और तुमने आखिर उसे ढूंढ ही लिया। और वो कहती है कि हमें कुछ मेमोरीज़ देखनी पड़ेंगी उस औरत की ताकि हम उस मेमोरीज़ को ख़त्म कर सकें, ताकि वो भी ख़त्म हो। वो कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। और फिर वो दिखाते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉश खड़ा होता है और पीछे से बड़ा जॉश आता है। और अब हमें पता चलता है कि असल में ये बात का सीन पहले ऐसे दिखाया जा रहा था, यानी कि वो अपने पास्ट में आया था। और फिर जॉश अपने आप को ही बताता है और फिर उस रूम की तरफ इशारा करता है और उसका रूम का दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि काल ही खुलता है। और फिर यहाँ एलिस को समझ आता है कि उससे क्या हुआ था। वो कहती है अच्छा तो ये बात थी जॉश। और फिर ये कह के उस कमरे में घुस जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें एक घर नज़र आता है। यहाँ सीन लोरिन के घर पर आ जाता है। रिनोई और लोरिन घर आ जाती है और वो अंदर आती हैं और जॉर्ज से पूछती हैं कि क्या मेरा फ्रेंड कार्ल यहाँ आया था। तो जॉर्ज कहते हैं नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया था, लेकिन वहाँ पर डाइस पड़े होते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि इसने उनके सब कुछ कर दिया और वो एकदम डंडा लेके लोरिन के पीछे भागता है ताकि वो उसे मार सकें, यानी कि अपनी माँ की बात पे अमल कर रहा है। लोरिन बहुत ही डर जाती है, वो दरवाज़ा बंद करके भागती है और रिनाई भी दूसरी तरफ भागती है। वो उन दोनों को ही मारना चाहता होता है। यहाँ तो कहते हैं कि रिनाई भाग रही होती है, लेकिन भागते भागते जॉश आखिर उसे पकड़ ही देता है और उसे पकड़ के घसीट के अंदर ले जाता है और गिरा के उसको गला दबा रहा होता है और कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुमने कितना सारा ज़िंदगी का वक्त से भूतों से डरने में गवा दिया, तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और उसका गला दबा रहा होता है और इतनी देर में फॉस्टर और डॉल्टन आ जाते हैं और डॉल्टन उसके सर पे कोई चीज़ मारता है और फिर वो बच्चों को लेके वहाँ से भाग जाती है। दरवाज़ा बंद कर देती है, वो छुपी होती है। वो एक बेसमेंट में आ जाते हैं जो कि इसी घर की होती है और वहाँ पे आगे डॉल्टन की मदद से वॉशिंग मशीन आगे लगा देती है। जॉश दरवाज़ा बजाता ही आ जाता है। यहाँ से एलिस का दिखाया जाता है जो उस घर को ढूंढ चुकी होती है और वहाँ पे एक रूम में जाती है जहाँ पे उसके कुछ मेमोरीज नज़र आती हैं जो कि पार्कर की होती हैं। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि पार्कर एक लड़का था, लेकिन उसकी मॉम से ज़बरदस्ती लड़की बना रही होती हैं और उसका नाम मेलोरीन रख रही होती हैं और उसी से खून करवाती हैं, उसे ज़बरदस्ती फोर्स करती हैं और वो भी उनके कहने पे फिर मर्डर कर रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि वो एकदम वहाँ उसे देख जाती हैं और वो उसे उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन जॉश घर के अंदर ही रह जाता है और उसको सता रही होती है।
आगे जाते हैं रिमोट में इसमें बैठी रो रही होती है और साथ डॉल्टन और फोस्टर भी परेशान होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि एलिस उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है जहाँ जोश अंदर फंस गया होता है और वहाँ दिखता है वहाँ बहुत सारी मरी हुई औरतें होती हैं, उन सब का पर्दा हटाता है और फिर उसे आखिर में वो औरत नज़र आती है जो कि पार्कर की माँ होती है। और इधर सीन दिखाते हैं कि जो मॉन्स्टर जॉश है वो तकरीबन दरवाज़ा खोल के अंदर आ ही गया होता है और फास्ट बटन मॉम से कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में जाके डैड को वापस ला सकता हूँ। फिर वो उस डिवाइस को पहनता है और दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक कोने में बैठ के सोने की कोशिश करता है। इतनी देर में दिखाते हैं कि स्पेक्स को होश आ गया होता है, वो आके दरवाज़ा खोलता है और लॉरिन को बाहर निकालता है और वो बताती है कि वो जो जॉश है वो रिनाया के पीछे पड़ा हुआ है, फिर वो उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि रिनाया अपने हाथ में कुछ पकड़ती है ताकि वो जॉश को रोक सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। इधर सीन दिखाते हैं कि एलिस दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो रियल जॉश को बचा सके और यहाँ उसे छोटा पार्कर नज़र आता है। वो उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और इधर दिखाते हैं कि मॉन्स्टर जॉश डॉल्टन को मारने ही लगा होता है, लेकिन एकदम एलिस वहाँ आ जाती है और वो यहाँ दूसरी तरफ एलिस उस मॉन्स्टर को मार चुकी होती है, पार्कर की माँ को। और यहाँ इस तरफ दिखाते हैं कि रियल जॉश भी बेहोश हो जाता है और कार्ल को भी वो वापस भेज देती है, उसे बताती है कि तुम सिर्फ बेहोश हो, तुम मरे नहीं हो, तुम जाओ। और फिर वो उसे लालटेन देती है और वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी आदमियों ने पकड़ लेती हैं क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता। और एकदम वहाँ डॉल्टन आ जाता है तो उसके बाप पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहते हैं कि मैं आपको बचाने आया हूँ। और फिर दिखाते हैं देखते ही देखते डॉल्टन और जॉश दोनों को होश आ जाता है। रिनाया से डर होती है कि कैसे जा रहा है, तो वो कहता है कि मैं हूँ बोलो, ये मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा वो गाना भी बजाया जो तुमने मेरे लिए बनाया था। तो रिनाया एकदम हंस के उसके पास आती है और कहती है कि हाँ मुझे पता था इतना बुरा गाना तो सिर्फ तुम ही बजा सकते हो। और फिर उसे गले लगा देती है। यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। आगे दिखाते हैं कि कार्ल जो होता है वो डॉल्टन और क्या नाम है जॉश की एक साल की सारी मेमोरीज को इरेज कर रहा होता है। वो दोनों यही चाहते होते हैं ताकि उनको बाहर है क्वीन ब्रेंडर है, वो एक घर में जाती है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स का होता है जो कि साइकिक है, ठीक है। क्वीन उनका घर का दरवाज़ा बजाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, वो एक बार फिर दरवाज़ा बजाती है तो एलेक्स दरवाज़ा खोलती है। एलिस पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए, तो कहती है कि मेरी मॉम को मरे हुए 1 साल हो गया, उनको कैंसर था, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैंने रीडिंग का काम छोड़ दिया है, आप बहुत सारे और रीडर से मिल सकते हैं। क्वीन कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो एलिस कहती है कि नहीं पैसों की बात नहीं है, मैं ये काम अब नहीं करती हूँ। वो कहती है अच्छा तुम इतने दूर से आई हो तो थोड़ी देर अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर आ जाती है, फिर वो सोफे पर बैठती है तो एलिस उनसे उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो कैसे फोत हुई और सारा कुछ। तो उन्हें बताती हैं कि उन्होंने बताती है कि उन्हें कैंसर था और आखिर वो उससे हार गई और हमें छोड़ के चली गई। अब उनको फोत हुए 1 साल हो गया। तो एलिस बताती है कि मेरे भी शोहर की मौत को 1 साल हो गया है, उसके बाद से मैंने रीडिंग का काम बंद कर दिया है। तो वो कहती है कि ठीक है मुझे अपनी माँ का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी ये काम कर सकती हूँ। तो वो उन्हें उनका नाम बताती है और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। और क्वीन कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, मैंने बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहती थी, और बात करते करते रोना शुरू हो जाती है। तो एलिस कहती है कि ठीक है हम उन्हें बुलाते हैं, अगर तो वो आ जाती हैं तो तुम उनसे बात कर सकती हो। तो वो खुश हो जाती है और चुप करके बैठ जाती है। फिर एलिस आंखें बंद करके उसकी माँ लिली को बुलाती है, लिली ब्रायर। वो बार बार उसका नाम बुला रही होती है और फिर कहती है कि कोई यहाँ पे है, किसी की आवाज़ आ रही है। क्वीन पूछती है क्या ये मेरी मॉम है, तो एलिस कहती है नहीं तुम्हारी मॉम नहीं है, कोई बहुत ही ख़तरनाक है। और फिर क्वीन को भी लगता है कि उसके आसपास कोई है। वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन कोई भी नहीं होता है। एकदम सारी चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं और एलिस इसने आंखें बंद की हुई होती हैं और आंखें बंद करके वो किसी और दुनिया में होती है। एकदम उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोल देती है और कहती है इसीलिए मैं ये काम नहीं करती। एक आत्मा है जो मेरी जान लेना चाहती है, वो बार बार मुझे आके कहती है कि मेरी जान ले लेगी। अभी भी वो आई थी और उसने मुझे बोला कि मेरी जान ले लेगी। और फिर एलिस उसे कहती है कि तुम कभी भी अकेले अपनी मॉम से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तुम आवाज़ देती हो तो बहुत सारी आत्माएं तुम्हें सुनती हैं और कोई भी तुम्हारे पास आ सकता है, हो सकता है वो तुम्हारी मॉम ना हो। और फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने रूम में सो रही होती है और उसको महसूस होता है जैसे कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है और उसकी आँख खुल जाती है। वो यहाँ चारों तरफ देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो विंडो से बाहर देख रही होती है और चुप करके वापस लेट जाती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है जैसे कि उससे फिर से आवाज़ आ रही है, इसलिए वो बेड के ऊपर चढ़ती है। उसे लगता है कि उसके इसी टक के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो वो उसके पास अपना कान लगाती है और उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, लेकिन उसकी मॉम की नहीं होती। तो वो कहती है कि मॉम क्या ये आप हैं, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आती। तो एकदम डर जाती है
उसे महसूस होता है कि शायद उसकी मॉम नहीं है, ये कोई और है। और फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे वो उठती है और उसके फादर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि जाके अपने भाई को रेडी करो, लेकिन वो अपने डैड को पीछे करती है जो कि ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। और उस ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ हनी डाल के उसके पिक्चर बना दी। तो उसका डैड कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, कहती है कि मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम क्या खा रही हो और क्या नहीं खा रही हो, इसलिए जाके अपने भाई को दिखाओ और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो फिर दिखाते हैं कि वो उसके बाद अपनी पिक्चर को आई थिंक अपलोड करने के बाद अपने भाई के रूम में जाती है, उसको जगाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं उठूँगा, और जो कि बहुत ही रूड होता है और वो उसकी इंसल्ट भी करता है। उसके बाद वो वापस बिस्तर में घुस के सो जाता है। तो क्वीन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और अपने ड्रामा की रिहर्सल करती है। एक कुछ सीन्स याद कर रही होती है और उसके बाद सीन्स याद कर रही होती है और साथ साथ अपनी मॉम को भी याद कर रही होती है। इतनी देर में उसके डैड वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपने भाई को जाकर दिखाओ। तो वो कहती है कि मैंने अपने भाई को जगा दिया था, मुझे अपने ऑडिशन की भी तैयारी करनी है, आज मेरा ऑडिशन है, अगर मैं उसमें पास ना हुई तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में। यहाँ दिखाते हैं कि उसका बाप उसके भाई एलेक्स के रूम में आता है उसे जगाने के लिए, और यहाँ पे क्वीन अपनी ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है। उसके फादर से कहते हैं कि तुम ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहोगी और तुम अपने भाई की देखभाल करो। कहती है कि क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं है, क्या मेरा कोई कुछ नहीं है। फिर वो उससे में अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ वो रेडी होकर अपने फ्लैट से निकलती है तो सामने उसको एक और लड़का मिलता है जो कि उनका ही पड़ोसी होता है और जो कि क्वीन को शायद पसंद भी करता होता है। आगे जाते हैं एक और औरत जो कुछ अजीब लिख रही होती है, वो भी क्वीन को मिलती है और उससे हाय कहती है। यहाँ दिखाते हैं कि लिफ्ट बंद होती है और नहीं लिफ्ट शायद बिजी होती है क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। तो क्वीन कहती है कि मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती, इसलिए हम सीढ़ियों से जाएंगे, और अपने भाई को लेकर सीढ़ियों से उतर जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि अपने भाई को स्कूल छोड़ के वो अपने ऑडिशन के लिए स्कूल वहाँ पे आती है जहाँ पे उसके ऑडिशन हो रहे होते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो रिहर्सल कर रही होती हैं, और वो भी रिहर्सल कर रही होती है। एकदम वो अपने डायलॉग्स याद करते करते ऊपर दिखती है तो शीशे के उस पार उसे एक शख्स नज़र आता है जो कि हाथ हिला रहा होता है। तो उसको लगता है कि शायद उसकी मॉम है। उसके जहन में बस यही बात होती है कि उसकी मॉम ही होंगी और कौन हो सकता है। और फिर दिखाते हैं कि उसका टाइम आ गया है और वो स्टेज पे जाती है और वो बहुत ही नर्वस हो रही होती है और उनको कहती है कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है आपके स्कूल में एडमिशन लेने का। तो वो कहती हैं कि पहले हम अपना टैलेंट दिखाओ हमें। और फिर वो अपने डायलॉग्स बोलती है तो वो बीच में अटक जाती है। तो जो जजेस होते हैं उन्हें उससे कहते हैं कि तुम जाओ एक बार फिर से तैयारी करके आओ। वो कहती है नहीं मैं एक बार फिर बोलूँगी। वो कहते हैं कि नहीं हम इस तरह टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जाओ। और वो कुछ गुस्से में लग रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि जिस स्कूल में जाना मेरा ख्वाब था उसका भी ऑडिशन मैंने ख़राब कर दिया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कहीं और भी तो एडमिशन ले सकती हो। वो कहती है कि नहीं मेरे डैड चाहते हैं कि मैं इसी शहर में रहूँ और अपने भाई का ख्याल रखूँ, और वो मुझे कभी भी दूसरे शहर नहीं जाने देंगे। और मुझे लग रहा था शायद मैं इस ऑडिशन में पास हो गई तो मैं कहीं चली जाऊँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा कर लोगी। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अंदर चली जाती है और उसको भी कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, और वो रोड क्रॉस करके सामने जाती है। और फिर दिखाते हैं कि क्वीन भी रोड क्रॉस कर रही होती है तो सामने से उसे एक शख्स नज़र आता है जो कि हाथ हिला के उसे अपने पास बुला रहा था। तो क्वीन उसे देख रही होती है बड़े ध्यान से, और अभी उसके देखते देखते एकदम एक गाड़ी आती है जो क्वीन को हिट कर जाती है। वो इतनी बुरी तरह से हिट करती है कि एकदम उसकी टांग और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसकी टांगें ही टूट गई हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि उसको एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल बेड पे होती है और उसकी ट्राउज़र को कट करके उसके पाँव का और उसके टांग का एक्सरे किया जा रहा होता है। उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो रही होती हैं। डॉक्टर्स को यही लग रहा होता है कि शायद अब ये ना बच पाए, वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट्स दे रहे होते हैं ताकि वो बच जाए। यहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि क्वीन किसी दूसरी दुनिया में होती है जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक होती है, जिससे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे, और अभी भी ये सब देख रही होती है। और एकदम यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होती है उसमें क्वीन की आँख खुल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब पेशेंट स्टेबल है। आगे सीन कुछ घंटों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन अपने बेड पे हॉस्पिटल बेड पे लेटी होती है। उसके पास ही बैठा होता है उसके फादर, और उसकी आंखें सूजी होती हैं, उसके नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और उसकी दोनों टांगों पे फ्रैक्चर आया होता है, इसलिए उसको प्लास्टर दिया गया होता है। और आगे का सीन दिखाते हैं कि 3 हफ्ते बाद उसे डॉक्टर घर डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आती है। यहाँ सीन दिखाते हैं घर का, तो उसे वही औरत मिलती है जो कि उनकी बिल्डिंग में होती है, जो कि थोड़ी अजीब सी होती है, जिससे कोई भी शायद बिल्डिंग में पसंद नहीं करता होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, और उसे कहती है कि एक शख्स है जो जो मास्क पहनता है, जो सांस नहीं ले पाता है, जो अजीब है और जो इस वक्त तुम्हारे ही कमरे में है। तो क्वीन हैरान हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसी ही होती है इसलिए उनको इग्नोर करती है। फिर वो अपने रूम में अपने घर में आती है और सभी उसको सरप्राइज़ करते हैं, और इसमें उसकी फ्रेंड और वो लड़का भी होता है जो कि इनका नेबर होता है, और उसका फादर भी होते हैं। और फिर
वो क्वीन को कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। और क्वीन ये सब देख के बहुत ही शाय शर्मा जाती है। और फिर आगे दिखाते हैं कि क्वीन को उसके कमरे में लेके जाया जाता है। उसके घर में उस औरत की बातें घूम रही होती हैं जो कि कह रही होती है कि तुम्हारे कमरे में कोई है जो मास्क पहनता है, जो सांस नहीं ले पाता है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि उसके फादर उसको बेड पर लटाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये घंटी जो तुम्हें तुम्हारे पास रख रहा हूँ तुम इसे बचा सकती हो। और वो उसे बचा के दिखाते भी हैं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने की चीज़ें लाया हूँ, तुम ये सब खा सकती हो। तुम्हें वॉशरूम जाना हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये बेल लाज़मी बजाओगी और बिना काम किए ये बेल तुम बिल्कुल नहीं बजाओगी। और तुम्हारा रूम का दरवाज़ा खुला है, अगर किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे आवाज़ भी लगा सकती हो। तो वो चुप हो जाती है। उसके बाद उसके फादर कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट भी लाया। तो कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। वो कहते हैं अच्छा ये कब हुआ, यानी कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होते। यहाँ दिखाते हैं कि रात का सीन हो जाता है, वो सो रही होती है, उसको फिर महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई है और उसकी आँख खुल जाती है। हालांकि वो अपनी मेडिसिन भी ले रही थी फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर तकिया रखती है ताकि उससे कोई भी आवाज़ ना आए, लेकिन उसको फिर भी आवाज़ आ रही होती है। और एकदम उसको लगता है कि शायद वो बेल कोई किसी ने बेल उठाई है। वो यहाँ मुड़ के देखती है तो बेल अपनी जगह पे ही पड़ी होती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो एकदम डर जाती है, वो करवट बदलती है और फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। और यहाँ दिखाते हैं कि हमें उसके पीछे कोई खड़ा है और उसको भी महसूस हो रहा होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो सोने की कोशिश कर रही होती है। और एकदम फिर बेल बजती है और उठ के देखती है, लेकिन उसने तो बेल नहीं बजाई होती। उतनी देर में उसके बाबा आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल के पूछते हैं क्या तुमने बेल बजाई थी, मुझे आवाज़ आई। वो कहती है नहीं मुझे, मैंने तो कोई बेल नहीं बजाई। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। यहाँ सीन दोबारा एलिस के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके आगे कुछ ब्रेड और दूध का ग्लास पड़ा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो सोने के लिए लेट जाती है और लेटती है। उसके पास उसकी स्वेटर होती है जो कि उसके हस्बैंड की होती है, वो उसे गले लगा कर लेटी हुई होती है और वो सो रही होती है। तो एकदम उसे कुछ बुरा ख्वाब में नज़र आता है और उसकी आँख खुल जाती है और उठ के देखती है यहाँ वहाँ तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो कि उसको ख्वाब में नज़र आया था वो अपनी डायरी पे ज़रूर मेंशन करती है। वो जल्दी जल्दी अपनी कबर्ड से डायरी निकालती है और उस पर लिखती है। तो उस पर उसके हाथों से क्वीन ब्रेनर लिखा जाता है। तो एकदम तंबू पकड़ लेती है, उसे समझ आ जाती है कि कोई आत्मा है जो क्वीन के पीछे पड़ी है। यहाँ सीन क्वीन का दिखाया जाता है उसके रूम का, जहाँ बैठी अपनी बुक्स पढ़ रही होती है और अपनी प्लास्टर लगी हुई टांग को देख रही होती है, जिसके अंदर उस नेबर बॉय ने एक मैसेज लिखा होता है। और फिर वो अपने वॉल को 2 बार खटखटाती है और दूसरी तरफ से भी खटखटाने की आवाज़ आती है। इसी तरह वो 2-3 बार यही अमल दोहराती है। उसके बाद वो अपने मैसेज फ़ोन में से अपने नेबर को, हेक्टर जिसका नाम होता है, उसे मैसेज करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मैंने जगा दिया। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अपनी ग्रैंड माँ के घर में हूँ। तो एकदम डर जाती है कि अगर वो ग्रैंड माँ के घर में है तो उसका रूम में कौन है जो बार बार नॉक कर रहा था। और वो फिर से नॉक करती है लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो बहुत ही डर जाती है, इसका मतलब कोई वहाँ पे था। और वो यही सोच रही होती है कि ऐसा कौन था। और फिर वो उसको गुड नाइट बोल के फ़ोन साइड पे रख देती है और फिर से नॉक करती है, लेकिन अब कोई भी नहीं होता है। और फिर वो अपना फ़ोन साइड पे रख के लेट जाती है और सोने के लिए वो लाइट्स ऑफ कर देती है। वो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे कोई नींद नहीं आ रही होती है। उसे एकदम अजीब सी आवाज़ आती है, वो उठ के बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक अपने छत के ऊपर एक निशान नज़र आता है। यहाँ दिखाते हैं कि उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तो उसे नज़र आता है कि उनके क्वीन की छत के ऊपर एक अजीब सा निशान है, जैसे छत टूट गई है। तो वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको लेके ऊपर वाले फ्लैट पे आते हैं जहाँ छत उनके साथ लगती होती है। वो कहते हैं कि ये भी यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि छत किस तरह टूट गई है। वो कहते हैं कि तुमने निशान नहीं देखा जो मेरी बेटी के कमरे में। और फिर दिखाते हैं कि उस फ्लैट के अंदर भी कुछ लोगों के पाँव के निशान होते हैं, कीचड़ में लदे हुए निशान। वो कहते हैं देख लो यहाँ पे पाँव के निशान है, इसका मतलब यहाँ पे कोई था। और फिर वो निशान जाके क्वीन के कमरे की छत पे जाते हैं और बेड के नीचे जहाँ पे उसका बेड होता है सेम एक्सैक्ट ऊपर वाले रूम में भी वहीं पे बेड होता है। वो कहते हैं यहाँ पे कोई था लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके फादर क्वीन से पूछ रहे होते हैं कि तुमने सॉस पैन कहाँ रखा, क्योंकि सारा काम घर का क्वीन नहीं करती होती है, लेकिन अब क्योंकि वो बीमार होती है इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ वो अपनी अपने डैड को बताती है। डैड में एक साइकिक से मिलने दूसरे शहर गई थी। वो कहते हैं कि कब की बात है ये, कहते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है और मैं मॉम से बात करना चाहती थी। कहती है कि तुम्हारी मॉम चली गई हैं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। कहती है कि आप अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं ताकि आपको मॉम की याद ना आए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं मॉम से बात करूँगी और लाज़मी करूँगी। और फिर वो रोना शुरू हो जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी नहीं रखता हूँ, तुम्हारी मॉम अब हमसे दूर जा चुकी हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती हूँ। ये कह के वो उससे चले जाते हैं। यहाँ दोबारा एलिस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रात के टाइम लेटने लगी होती है और फिर उसे एकदम ख्याल आता है कि अपनी रीडिंग रूम में जाए। और फिर वो देखते हैं कि उसने अपने रीडिंग रूम के आगे बहुत बड़ी अलमारी लगाई होती है और वहाँ एक ताला लगा होता है और ताले की चाबी उसने अपने गले में लटकाई होती है। उसके बाद आके वो अपने बेड पर लेटती है और अपनी डायरी को खोलती है और डायरी में उसको क्वीन ब्रेनर का नाम देखती है और उसके बारे में ही सोचती होती है। और फिर वो कहती है हाँ मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन
ये आखिरी बार होगा। उसके बाद वो अपने रीडिंग रूम में जाती है, लेकिन रीडिंग रूम का दरवाज़ा पहले का खुला होता है। वो अपने गले में देखती है तो वो अब जो किचन होती है, यानी कि वो चाबी उसके गले में नहीं होती है, और उसके कारपेट पे भी एक अजीब पाँव के निशान होते हैं। तो वो आवाज़ देती है, कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वही हो ना जो किंग के पीछे पड़े हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो फिर वो टॉर्च लेती है, लाइट्स ऑन नहीं हो रही होती है, इसलिए वो टॉर्च के ज़रिए ही उन पाँव का निशानों का पीछा करते करते रीडिंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो कितने ही अरसे से नहीं जा रही होती है। वो आस्ते आस्ते नीचे उतरती है, उन काले निशानों का पीछा करते करते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जो निशान नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जो बहुत ही भद्दे लग रहे होते हैं, जो कारपेट के ऊपर होते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो उस रीडिंग रूम में एंटर हो जाती है। फिर देखती है वो निशान आगे की तरफ जा रहे हैं, और फिर उनका पीछा करते करते वो आगे जाती है। वो रीडिंग टेबल के पास से गुजरती है, और वो निशान आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं। वो और आगे जाती है, और फिर देखते ही देखते वो निशान एक दीवार के पास आके ख़त्म हो जाते हैं। और फिर एकदम वो देखती है कि वहाँ पे उसे एक शख्स नज़र आता है जिसने मास्क पहना होता है। वो एकदम डर जाती है, वो पीछे होकर गिरती है, उसके हाथ से लाइट भी छूट जाती है, वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और ऊपर चढ़ी जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। अब यहाँ सीन दोबारा क्वीन के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ वो स्काइप पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, और अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो लड़का जो तुम्हारा नेबर है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। वो कहती है नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं। कहती है वो तुम्हें देख के बहुत स्माइल करता है। तो क्वीन थोड़ा गुस्सा होती है, कहती है क्या मुझे जो भी देख के स्माइल करेगा वो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा। कहती है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन है। वो कहती है क्या मतलब, पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे कोई भी नहीं होता। कहती है कि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है क्या वो एलेक्स है। और फिर अभी वो यही बात कर रही होती है तो एकदम सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। उसको आवाज़ ही नहीं आती है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है और कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं पर्दे के उस पार को इनको कुछ नज़र आता है, कोई चीज़ खड़ी है। वो एकदम देख के उसे डर जाती है, वो उसे कहती है दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन वो कोई चीज़ उसकी बात नहीं सुनती है, और एकदम वो वहाँ से गायब हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद वो चीज़ बैठ के नीचे है, तो इसलिए वो ऊपर से लटक के ही नीचे देख रही होती है, क्योंकि खुद तो वो नीचे उतर नहीं सकती है। तो वो नीचे देख रही होती है, और एकदम उसे लगता है कि कोई उठा के उससे बेड से नीचे फेंक देता है, और नीचे गिर जाती है। और फिर उसे किसी की टांगें नज़र आती हैं, जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो आंखें बंद करके शोर मचाना शुरू हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है और रोए जा रही होती है, और अपनी मॉम को भी याद कर रही होती है। इतनी देर में उसके डैड जो कि बाहर गिरे होते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, वो घर आ जाते हैं, और उनको क्वीन के कमरे से आवाज़ आती है कि क्वीन जैसे रो रही है। तो वो भाग के क्वीन के कमरे में आते हैं, वो नीचे लेटी होती है। वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो नीचे। और फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर को घर बुलाया जाता है, और उसके गले में भी एक गर्म पट्टी लपेटी जाती है, जिससे उसके गले को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अब उसके गले में भी एक अच्छा भला फ्रैक्चर आ चुका होता है, जिससे उसकी अच्छी भली वेंस बंद हुई होती हैं। वो बेड पे सोफे पे बाहर लेटी होती है। उसके डैडी से पूछते हैं कि तुम कैसे गिरी हो। कहती है कि मुझे किसी ने उठा के फेंका। तो वो कहती है कि उसके डैड कहते हैं कि वहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं था। वो कहती है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई बुरी चीज़ थी, वो कोई बुरी आत्मा थी। मैंने उसको अपनी मॉम को बुलाते बुलाते किसी बुरी चीज़ को बुला लिया है। आगे दिखाते हैं कि उसके डैड किसी बात को सही नहीं देगा। उसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो लेडी जो कि थोड़ी सी वियर्ड थी, और जिसने क्वीन को उस मास्क मैन के बारे में बताया होता है, वो मर चुकी होती है। वो उसका अफसोस करते हैं और अपने रूम में वापस आ जाते हैं। यहाँ से दोबारा क्वीन के रूम पर चला जाता है, जहाँ वो बेड पे लेटी सो रही होती है। ऊपर से उसको वो निशान दिख रहा होता है, जो कि उसी बुरी आत्मा ने डाला होता है। वो अपने मुंह के ऊपर कंबल रखती है और सो जाती है, और एकदम उसकी दोबारा जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को व्हील चेयर पे पाती है, और वो किसी और ही जगह पे होती है। वो यहाँ वहाँ घूमती है, और वो कैसे भी यहाँ पहुँची है वो खुद भी नहीं जानती होती है, लेकिन वो अपने फ्लोर पे नहीं होती है, वो अपने से ऊपर वाले फ्लोर पे होती है। उसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाती है, जिसका दरवाज़ा से खुले हुए मिलता है, और वहाँ जाके एकदम अपनी व्हील चेयर से बाहर गिर जाती है। और फिर देखते हैं कि उसके पास एक लड़की आती है, जो कि ठीक से चल नहीं पा रही होती है, अपने आप को घसीट रही होती है। उसका मुँह भी ठीक से नहीं होता है, उसके पास आती है, यानी कि वो वही होती है। और इतनी देर में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने शुरू होती है। उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं, वो उन्हें बताती है कि देखें यहाँ पे कोई था जो मुझे यहाँ ले आया, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। तो उसके डैड हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा हो सकता है। उनको भी कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। वो उस निशान का पीछा करते हैं, लेकिन वो निशान खिड़की के पास जा रहे होते हैं, और वहाँ से आगे कोई निशान नहीं होता है। तो वो खिड़की से बाहर झाँकते हैं, और वो शख्स वहाँ गिरा होता है। तो वो डैडी से कहते हैं कि वो तो गिर के मर गया है शायद। तो क्वीन भी ये सब देखने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो शख्स वापस खिड़की से ऊपर आ जाता है, और उसका फादर से बहुत मुश्किल से वहाँ से छुड़वाते हैं। वो क्वीन से एलिस का पूछ के उसके घर आते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं। एलिस दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि मैं जानती हूँ आपकी बेटी को कोई मसला है, लेकिन मैंने रीडिंग बंद कर दी है, मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगी। तो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने क्या किया है, लेकिन कोई चीज़ बहुत बुरी है जो उसके पीछे पड़ी है, जो उसे मारना चाहती है, जो उसके पीछे पड़ी हुई है, और वो खुद ब खुद ही ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच गई थी, और मैं नहीं जानता कि आप उसे कैसे मदद। कहती है ठीक है, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, और मैं ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगी। फिर दिखाती हैं कि वो वापस उनके साथ उनके घर आती है, और वो जाके क्वीन से मिलती है, और वो निशान भी देखती है जो क्वीन की छत पे लगे होते हैं। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम अकेली नहीं जाओगी। तो क्वीन उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। अब वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो मास्क वाला आदमी, मैंने उसे देखा है, वो मुझसे मेरे पास भी आया था। और फिर फिर दिखाते हैं कि वो एक चक्कर बनाते हैं और फिर बैठते हैं, और वो क्वीन को लेने के लिए दूसरी दुनिया में जाती है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो ऊपर वाले फ्लैट के बेडरूम में ही होती है,
वो अपना लैंप लेती है और निकल जाती है। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, वो किनको ही ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। उसे कोई और एक लड़की दिखती है, वो उसे पूछती है कि तुम्हें भी इसने खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। फिर वो वहाँ से आगे निकलती है और एक ग्राहक दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है और वो क्वीन को ढूंढ रही होती है और उसे आवाज़ लगा रही होती है। फिर उसे एक जगह एक रूम में एक औरत बैठी हुई नज़र आती है। उससे आके पूछती है कि वो आदमी कहाँ है जिसने मास्क पहना हुआ था। और इतनी देर में वो औरत जो कि एलिस को मारने की कोशिश कर रही होती है, वो आ जाती है, उससे गला दबाना कोशिश होती है। एकदम इतनी मुश्किल से एलिस की आँख खुलती है और वो क्वीन के फादर को कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। उसके भाई इंटरनेट पे एक और साइकिक्स को ढूंढते हैं जिसमें टकर और स्पेक्स होते हैं और फिर वो वहाँ पे आते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि एलिस अपने फ्रेंड कार्ल से मिलने के लिए जाती है और उसको बताती है कि मैंने ना मेरे पीछे एक औरत पड़ी जो कि बार-बार मुझे आके कहती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी। और फिर उसे एक फ़ोटो दिखाता है जो कि जॉश की होती है। कहती हैं कि इस बच्चे को तुमने बचाया था, अब वो अभी इतना बड़ा हो गया और तुम्हारा ये काम है, तुम यही करोगी। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि टकर ने उसके सर पे एक कैमरा लगाया होता है ताकि जब वो मूव करे या कुछ चीज़ नज़र आए तो इनको भी नज़र आए। फिर दिखाते हैं कि वो मूव कर रही होती है। हालाँकि उसकी दोनों टाँगों पे प्लास्टर होता है। उसके फादर कहते हैं वो मूव नहीं कर सकती और फिर वो एकदम एक जगह पे आके खड़ी हो जाती है। वो सभी डर जाते हैं और जाके देखते हैं तो उनको वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखती है। फिर वो उसके रूम में जाते हैं और वो रूम में भी नहीं होती है। और फिर वो देखते हैं कि कैमरा अलमारी के अंदर पड़ा है, लेकिन वो अलमारी के अंदर कैसे गया, इसका मतलब वो मूव कर रही थी। और फिर वो जाके कैमरा अलमारी के अंदर से उसका फादर निकालते हैं और फिर वो देखते हैं कि पीछे आके देखते हैं कि क्वीन पीछे खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में लग रही होती है और वो बिल्कुल क्वीन लगी नहीं रही होती उसकी। वो अपने मुँह से अजीब आवाज़ निकालती है और फिर वो अपने प्लास्टर को बेड पे मार मार के तोड़ देती है और बिल्कुल लड़खड़ा के चल रही होती है। उसके फादर से मना करते हैं और फिर वो खुदकुशी करने लगती है, अपने गले पे एक चाकू चलाने लगती है। उसको सब रोकते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से उसको रोक के मना करते हैं और उसका भाई भी उसकी मदद करता है और वो कहते हैं हम इसकी मदद नहीं कर सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है तुम मदद। इतनी देर में एलिस वहाँ जाती है, कहती है कि इनको यहीं रहने दो, ये मेरी मदद करेंगे। और उसका फादर अब उसके बेटे एलेक्स को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने फ्रेंड के घर। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं हेल्प करूँगा। तो एलिस उसे समझाती है और फिर उसे वहाँ से भेज देती है। वो टकर को कहती है कि तुम इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करोगे जो कि मैं बात करूँगी। और स्पेक्स को कहती है कि तुम सब कुछ लिखोगे जैसे कि तुम लिखते हो और बहुत तेज़ लिखना। और उसके बाद वो एक दायरा बनाते हैं और उस आत्मा को ढूँढने के लिए। और एलिस उन्हें बताती है कि आत्मा असल में उसकी बॉडी को दूसरी दुनिया में लेगी, इसलिए वो यहाँ पे है ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो वहाँ पे लेके जाकर उनको कैद करती है। उसको शरीर नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वो आत्मा चाहिए। वहाँ पे उन्हें कैद करके रखती है, उन्हें मज़ा आता है। फिर एक चक्कर बनाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और एलिस फिर दोबारा दूसरी दुनिया में जाके उसे ढूँढने की कोशिश करती है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो दूसरी दुनिया में पहुँच गई है। उसको एक लड़की मिलती है जिससे वो पूछती है कि मास्कमैन कहाँ है। वो कहती है कि वहाँ ऊपर, वो सबको मार देता है, वो उसको भी मार देगा। और फिर दिखाते हैं कि वो ऊपर जा रही होती है और वो औरत जो लड़की उससे मिलती है उसे वहाँ लेके जाती है। उसे बताती है कि वो फ़लाँ जगह पे है, वो उसे फ्लैट के पास लेके जाती है और ख़ुद वहाँ अंदर नहीं आती। कहती है मैं अगर वहाँ आई तो वो मुझे फिर से पकड़ लेगा। फिर वो अंदर जाती है। वो एलिस को वो क्वीन को ढूंढ रही होती है, लेकिन अभी तक उसे क्वीन नज़र नहीं आती। लेकिन उस बेड के ऊपर उसे बैठा हुआ अपना शौहर नज़र आता है जो कि जैक होता है। वो कहती है कि जैक तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतनी देर में वो औरत जो उसे मारने की कोशिश करती है, जो कि ब्लैक ब्राइट ग्राउंड में होती है, वो वहाँ आ जाती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं रियल वर्ल्ड में एलिस की सांस बंद हो रही होती है। वो उसे दिखा मारती, कहती है कि तुम मुझे आज नहीं मार सकती हो, जब भी तुम मुझे मारोगे देखा जाएगा, लेकिन वो आज नहीं होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो जैक के पास आती है, जैक को गले लगाती है, कहते हैं कि तुम ठीक हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम्हारा देख पाऊँगी, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती थी। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत बातें करना चाहता था। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, ये बहुत आरामदेह है, तुम भी। उसके हाथ में एक ब्लेड भी होता है, इसी ब्लेड से उसने अपने आप को मारा होता है। वो एलिस को कहता है कि ये ब्लेड लो, तुम भी इसे मार लो, अपनी इस फालतू की ज़िंदगी से छुटकारा पाओ, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो हैरान हो जाती है, उसके हाथ से ब्लेड ले लेती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये दुनिया वाकई बहुत ही ज़ालिम है, लेकिन अगर मेरा जैक होता तो मुझे कभी भी मरने का मशवरा ना देता। और फिर उसी ब्लेड से जैक के ही मुँह पे हमला कर देती है। वो अपना मुँह छुपा के एक अंधेरे में गुम हो जाता है। एलिस उसे देख रही होती है। फिर अंधेरे के अंदर से जो शख्स बाहर आता है वो कोई और नहीं बल्कि मास्कमैन ही होता है। इसका मतलब जैक ने ही मास्कमैन का रूप लिया होता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और फिर दिखाते हैं कि जब वो आता है तो उसके पीछे पीछे एक लड़की जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, बल्कि वो अपने जिस्म को घसीट रही होती है, वो भी साथ आती है। वो कोई और नहीं बल्कि क्वीनी होती है, जिसका मुँह अभी तक उसके पास नहीं आया होता है। वो फेसलेस होती है, उसके हाथ भी बराबर नहीं होते हैं और उसकी टांगें भी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी चल के उस मास्कमैन के पीछे आ रही होती है, जैसे कि उसकी वो गुलाम है, जैसे कि उसकी कोई पपेट है। एलिस उस मास्कमैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, उसे नहीं मार पाती है। उसे दिखा देती है और क्वीन को अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए लेके जा रही होती है। क्वीन जो कि चल भी नहीं पा रही होती है और मास्कमैन उसके पीछे ही आ रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि वो कुछ चीज़ें एलिस पे फेंक के उसको रोक लेता है, लेकिन एलिस फिर भी उसे पकड़ के भागने की कोशिश करती है और वो उसे रास्ता ढूंढ रही होती है जहाँ से उसे वापस लेके इस दुनिया में आ सके। यहाँ दिखाते हैं एकदम लाइट चली जाती है क्योंकि वो मास्कमैन बहुत ही गुस्से में होता है। वो उसे भाग रही होती है, देखिए, और रेड रूम को ढूंढ रही होती है, रेड डोर को ढूंढ रही होती है। उसे रेड डोर मिल जाता है, लेकिन इतनी देर में मास्कमैन वहाँ पे आ जाता है और फिर से एलिस पे हमला करने की कोशिश करता है। और यहाँ दिखाते हैं कि एलिस की सांस बंद होने शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही होती है।
लेकिन वो फाइनली उस रूम तक पहुंच ही जाती है जहाँ पे वो लोग सब बैठे होते हैं और उसकी अपनी बॉडी के पास यहाँ क्वीन के फादर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो वहाँ उस रूम तक पहुँचती है और ख़ुद जाके अपनी बॉडी में बैठ जाती है। क्वीन जैसे ही अपनी बॉडी में बैठने लगती है, पीछे से मास्क मैन आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के अपने पास बिठा लेता है। और वो क्योंकि उसके पास अभी माइंड ही नहीं होता है, वो प्रॉपर ठीक नहीं होती है, इसलिए वो खुद से मूव भी नहीं कर पा रही थी। इतनी देर में एलिस वापस आती है और वो उस मास्क मैन को ज़ोर से किक करती है और अपनी लाइट उसके सर पे मारती है और फिर क्वीन को लेके भागती है और उसको लेके उस रूम में आ जाती है जहाँ पे वो सब लोग होते हैं और अपनी बॉडी में घुस जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि उसको होश आ गया, लेकिन क्वीन जैसे कि अपनी बॉडी के पास आती है और इतनी देर में मास्क मैन दोबारा से आके उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है और वो आते आते वापस चली जाती है। तो उसके फादर पूछते हैं कि ये इसको होश क्यों नहीं आया, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। तो एलिस कहती है कि इसे किसी ने पकड़ लिया, इसे फिर से किसी ने पकड़ लिया। वो कहती है ऐसे कैसे हो रहा है, तुमने कहा था तुम इसे लेके आओगी। उसके फादर उसी पे गुस्सा करने चले जाते हैं एलिस पे। वो कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, उसको आवाज़ दो। वो सब बार बार क्वीन को आवाज़ दे रहे होते हैं, क्वीन क्वीन यहाँ हो, क्वीन यहाँ हो। इतनी देर में एलिस को किसी और की आवाज़ आती है। एलिस कहती है यहाँ पे कोई और औरत है जो कुछ दिन पहले मरी थी। वो कहती है हाँ, यहाँ पे एक औरत कुछ दिन पहले मरी थी। वो कहती है कि हाँ, वो कुछ कह रही है। वो कह रही है कि एक डायरी है। कहती है कौन सी डायरी। फिर वो एक डायरी ढूंढती है जो कि और किसी की नहीं, क्वीन की डायरी होती है। उसके अंदर एक लेटर पड़ा था जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। वो लेटर उसके कान में पढ़ के सुनाती है और कहती और फिर वो सब लिली को आवाज़ देते हैं जो कि उसकी मॉम होती है। कहती है कि यहाँ पे आओ और अपनी बेटी की मदद करो। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी प्योर सोल आती है और उसके कान में कुछ कहती है जिसकी मदद से एकदम दिखाते हैं कि लाइट्स वापस से ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं और एलिस सॉरी क्वीन जो होती है उसे होश आ जाता है। उस मास्क मैन का मास्क खींच के उतार देती है जिसकी वजह से उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वो एकदम दिखते ही दिखते वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो अपनी बॉडी के अंदर बैठ जाती, बॉडी के अंदर वापस आ जाती है, एकदम होश हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि क्वीन की माँ जो कि लिली होती है वो भी वहाँ बैठ के क्वीन को ही असल में आवाज़ दे रही होती है, लेकिन ये अलग बात है कि उसे नहीं दिखता। क्वीन एलिस को थैंक यू कहती है, तो एलिस कहती है कि इसकी यहाँ हमारी किसी ने मदद की है। तो क्वीन कहती है किसने मदद की है। वो एक तरफ इशारा करती है, कहती है कि यहाँ पे कोई और भी है। वो कहती है कौन, मेरी मॉम। वो रोना शुरू हो जाती है, कहती है हाँ तुम्हारी मॉम यहाँ पे है और कह रही है कि वो तुम्हारे साथ ही थी हाल पर, जब तुम उन्हें बुला रही थी वो तुम्हारे पास ही रही थी। कहती है कि मैं कैसे मान लूँ। कहती है कि वो किसी स्टेज के बारे में बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, उन्हें तुम पे बहुत ही गर्व है। तो एलिस रोना शुरू हो जाती है। वो कहती हैं कि वो उसके फादर को भी बताती हैं कि वो कह रही है कि तुम्हें भी मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ज़िंदगी को इतनी मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ही सब ख़त्म हो जाता है और ये होती है हैप्पी एंडिंग। यहाँ दिखाते हैं कि क्वीन और उसके फादर बाहर अपनी बैल्कनी से एलिस को देख रहे होते हैं, टक्कर और स्पेक्स अपना सामान सेट कर रहे होते हैं। और एलिस उन्हें कहती है कि तुम लोग सब ये काम करते हो और अच्छी सी शूटिंग भी करते हो, तो तुम लोगों ने अपना नाम इतना फालतू क्यों रखा है, इतने बकवास कपड़े क्यों कहने। कहते हैं ये तो हमारा ड्रेस है, हमारा कोड है। कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। और फिर दिखाते हैं कि ये कहती है कि हम एक टीम बना लेते हैं और हम अब टीम पे काम करेंगे। और फिर ये दिखाते हैं कि यहाँ इन तीनों की फ्रेंडशिप हो गई है और वो तीनों ही अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए। आगे दिखाते हैं कि एलिस का घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने डॉगी को खाना दे रही होती है और फिर वो बेड पे आकर लेटती है जहाँ पे जैक की स्वेटर पड़ी होती है जिसे वो हमेशा ही अपने गले लगा के सोती है। वो लेटती है और फिर उसे एकदम अपना डॉगी भौंकता हुआ नजर आता है। तो वहाँ मैक्सिको और दिखाते हैं कि एक गाड़ी घर के अंदर इंटर होती है और वहाँ पे कुछ लाइट्स दिखाई जाती हैं जो कि जल रही होती हैं और ये रात का टाइम होता है और यहाँ एक शख्स बैठा टीवी देख रहा होता है। टीवी जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। उसके पीछे एक बच्चा आता है जिसका नाम क्रिस्टियन होता है और वो अपनी बहन को बोल रहा होता है कि ये तुम क्या ड्राइंग कर रही हो, और वो कुछ अजीब सा ड्राइंग कर रही होती है। जिसका नाम एलिस होता है। उसकी माँ किचन में खड़ी कुछ बना रही होती है, उसका बाप टीवी देख रहा होता है। उन्होंने जो ड्रेस पहना होता है उससे महसूस होता है जैसे कि वो कोई सिपाही हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि जिन कैदियों को बिजली के झटके दिए जाते हैं उनको कैसा महसूस होता है। तो एलिस कहती है उनको बहुत दर्द होता है और क्रिस्टियन कहते हैं तुम्हें ये बात कैसे कहती है बस मुझे पता है। और उसके बाप को ये बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने ये बोला होता है। उसके बाद उसकी मॉम उन्होंने रूम में ले जाती हैं। उनके रूम में जाकर देखती है कि उनके टॉयज़ एक जगह इकट्ठे पड़े हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ये अपनी जगह पे क्यों नहीं रखे। तो एलिस कहती है कि मैंने ये अपनी जगह पे रखे थे, लेकिन वो उस बच्चे ने ये बिगाड़ दिया है जिसकी आत्मा यहाँ घूमती है। और उसकी मॉम डर जाती है और एकदम अपने घर का रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। कहती है कि आपको अपने डैड के सामने कभी भी इसका जिक्र नहीं करना, तुम बहुत स्पेशल हो इसलिए तुम्हें सब आत्माएं नज़र आती हैं। और वो अपने छोटे बेटे को एक सीटी देती है और उसे गले में डाल देती है। कहती है जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इसे बचाना, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के मौके पर। अब यहाँ दिखाते हैं कि एलिस अपने बेड पे लेटी एक अपनी बुक को पढ़ रही होती है टॉर्च ऑन करके, और उसके ही ऊपर दूसरा बेड होता है। ये एक डबल बेड होता है जहाँ पे नीचे एक बच्चे का और ऊपर दूसरे बच्चे का। और वो कहती है कि क्रिस्टियन तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो वो आगे से कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ जाते हैं क्योंकि मैं वहीं से होके आता हूँ। एकदम डर जाती है और वो अपने बेड से उठ के देखती है तो ऊपर क्रिस्टियन होता ही नहीं है। असल में वो सामने ही सोफे पे सो रहा होता है और फिर से वो बच्चा नज़र आता है।
और वो उस बच्चे से बात करने लगती है। तो इतनी देर में क्रिस्टियन भी उठ जाता है और कहता है तुम उसके पास मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी बात नहीं सुनती है और एकदम वो बच्चा उनके सामने आ जाता है और क्रिस्टियन और एलिस ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। उनकी चीख की आवाज़ से उनके फादर उठ जाते हैं और वो गुस्से से छड़ी लेके रूम में आ जाते हैं। और रूम में आते हैं और एलिस को डांटते हैं, कहते हैं कि अब तुमने फिर कुछ देखा है ना, तुम क्रिस्टियन को डरा रही हो ना। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे सब नज़र आता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। वो रोना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे सज़ा देने के लिए एक जगह खड़ा करते हैं। इतनी देर में उसकी मॉम भी वहाँ जाती है। वो कहती है कि इसकी क्या गलती है, इसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं तुम बोलो कि अगर तुमने कुछ नहीं देखा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे बोलूँ, मैंने सब देखा है, मुझे सब दिखता है। उसके बाद उसे लेके जाके एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तुम्हारा भूतों वाला शौक पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद उसे वहाँ बंद करके लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि एकदम एलिस को कुछ आवाज़ आती है, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर के बेसमेंट में आ जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, उसको किसी की आवाज़ आ रही होती है, कोई कह रहा होता है कि यहाँ मेरे पास आओ। उसको किसी की आवाज़ आ रही होती है और फिर उसे एक लाल दरवाज़ा दिख रहा होता है और उसके अंदर से उसे आवाज़ आ रही होती है। कोई उसे कहता है कि तुम इसे खोल सकती हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे ये दरवाज़ा खुलता है, सिर्फ तुम्हें इसे खोल सकती हो। वो उस की होल के अंदर से देखती है और उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। और फिर उसे उसके अंदर से आवाज़ आती है कि वो सामने चाबी लटकी है, उसमें चाबियों को उठाओ और इस दरवाजे को खोलो और तुम ये खोल सकती हो। और वो चाबी वो उठा के उस चाबी से उस दरवाजे को खोल देती है। वो जैसे ही चाबी घुमाती है तो एकदम अंदर से कोई दरवाज़ा खुलता है, तो एकदम डर जाती है और पीछे हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक हाथ निकलता है जिसके 4 हाथ, 4 उँगलियों पे चाबियाँ ही बनी होती हैं और वो जिन चाबी से इसने दरवाज़ा खोला था उस चाबी को भी अपने अंगूठे पे लगा देता है और एकदम सारे घर की चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई ज़लज़ला आ रहा है। ऊपर वाले जो एलिस की मॉम, उसके फादर होते हैं, वो एकदम डर जाते हैं कि ये कैसी आवाज़ है। और उसकी मॉम भाग के एलिस के पास जाती हैं। उनको लग रहा होता है कि कोई मसला हुआ। एलिस के पास जाती हैं, लेकिन वो एक जगह स्टैचू बनी खड़ी होती है और वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही होती है और वो उसे मुसलसल आवाज़ दे रही होती है। इतनी देर में पीछे से कुछ वायर्स आती हैं जिससे कि आप देख रहे हैं और वो उसका गला घोंट के उसे मार देती हैं। और इतनी देर में एलिस को भी होश आ जाता है और उसके फादर नीचे आते हैं तो उसे गले लगा के रोते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि एलिस जो कि एक साइकिक है, उसकी आँख खुल जाती है। असल में ये उसके बचपन के विजन थे और वो अपनी डायरी पे ये सब लिखती है जो जो उसे नज़र आ रहा होता है। और फिर वो लिखती है कि उसे द 5 की वाला हाउस नज़र आया और वो अपने अपने पेट को, जो कि एक डॉग है, उसको बताती है कि मुझे फिर से बुरे ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। ये बुरे ख्वाब तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, हर कुछ महीने बाद वापस आ जाते हैं, मैं क्या करूँ इनका। और फिर आगे दिखाते हैं कि वो अपने असिस्टेंट्स जो कि स्पेक्स और टकर से उनसे बात कर रही होती है और जो टकर है वो कोई न्यू चीज़ें बना रहा होता है जो कि लाइट्स हैं, जिससे आप बिना बटन प्रेस किए लाइट्स ऑन कर सकते हैं। और इतनी ही देर पे उनका फ़ोन बजता है तो टकर जो होता है वो फ़ोन पिक करता है और वो कहता है एलिस आपके लिए कॉल है, आप बात करें। और यहाँ दिखाते हैं कि एलिस कॉल पिक करती है और बात कर रही होती है। वो कहती है हमारे घर में कुछ आत्मा है, मुझे कुछ बुरा फील होता है और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस घर में लगा दी है, उस घर को ख़रीदने में, और मैं उस घर को छोड़ भी नहीं सकता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ। फिर वो कहती है मुझे एड्रेस लिखवा दें। जब वो एड्रेस लिखवाते हैं तो वो लिखवाते हैं कि द 5 की वाला न्यू ओल्ड मैक्सिको। तो वो एकदम डर जाती है, कहती है सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि वो कोई और घर नहीं बल्कि इसी का अपना घर होता है, इसलिए वो फ़ोन बंद कर देती है और सो जाती है। लेकिन रात को भी उसे बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि आधी रात को वो स्पेक्स और टकर को अपने पास बुलाती है और उनको बताती है कि जिसका आज सुबह फ़ोन आया था, जिसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, असल में उसकी मदद करना चाहती हूँ। उस घर में बहुत सारी आत्माएँ हैं क्योंकि मैंने देखी हैं, वो असल में वो घर मेरा ही था, बचपन में वहीं रहती थी और उस घर को मैं छोड़ के आ गई और मैं अब गार्जा की मदद करना चाहती हूँ। ये वही शख्स है जिसने कॉल की होती है। तो टकर और स्पेक्स कहते हैं हम भी आपके साथ जाएँ। कहती है कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी बचपन की लड़ाई है जिसे मैं छोड़ के भाग आई थी, इसलिए तुम लोग नहीं जाओगे। तो खामोश हो जाते हैं। आगे का सीन दिखाया जाता है कि सुबह एलिस अपना सूटकेस पैक करके घर से बाहर निकलती है, अपनी गाड़ी में बैठने लगी होती है तो एकदम स्पेक्स और टकर अपनी गाड़ी लेके आते हैं और जो कि बहुत ही रेनोवेट हुई होती है। अब वो कहते हैं कि हमने अपने बहुत सारे पैसे इस पे लगाए हैं, अब हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो एलिस कुछ भी नहीं कहती है, वो स्माइल देती है। उसके बाद वो गाड़ी लेके मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो मैक्सिको एंटर हो चुके होते हैं, वो सब चीज़ें याद कर रही होती है, साथ साथ उनको बता रही होती है कि वो यहाँ यहाँ से शॉपिंग करते थे, यहाँ यहाँ आते थे। और फिर दिखाते हैं कि वो 5 की हाउस की तरफ भी आ जाते हैं और दिखाते हैं कि वो घर के इंटर होते हैं। वही सीन जो हमें स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अंदर जाते हैं और आगे जाकर दिखाते हैं कि बहुत सारी मेमोरीज़ जो होती हैं वो जैसे बहुत सारे विजन्स होते हैं जो एलिस को आ जाते हैं, एलिस को याद आ रहे होते हैं अपने बचपन के बारे में। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ तो बहुत बुरे भी होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं वो बाहर खड़ी करके देख रही होती है, वो कहती है कि तुम लोगों को अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, इन फालतू कपड़ों में तुम लोग नहीं जा सकते। और आगे दिखाते हैं कि वो घर का बेल भी जाती है तो घर का दरवाज़ा खोलता है और यहाँ दिखाते हैं कि स्पेक्स और टक्कर ने अपने ड्रेस चेंज किए हुए थे और कहते हैं आप एलिस ही हैं जो यहाँ रहती थी। वो कहते हैं हाँ मैं एलिस ही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इस तरह वो अंदर आती है और
वो घर को देख रही होती है, कहती है सारा सामान यहीं पे है क्या? वो कोई भी सामान नहीं लेके गया? तो गाज़ा बताता है कि नहीं, कोई भी सामान नहीं लेके गया, शायद सबने ये जल्दी में बेच दिया। सब मुझे कहते हैं घर मत खरीदो, यहाँ पे ये भूत ही है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मुझे लग रहा था भूत वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन अब कुछ टाइम से ये हो रहा है। तो एलिस पूछती है कि ये कहाँ से हो रहा है? वो सब जगह घूम रही होती है, उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आ रही होती है। वो बताते हैं कि ये ऊपर वाले कमरे से हो रहा है। और फिर वो उनके साथ यहाँ वहाँ घूम रही होती है, और वो घूम रही होती है, और जो बता रही होती है वो सारा कुछ स्पेक्स अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। फिर वो उसे एक कमरे में लेके आती है, और फिर उसे एक बचपन का विजन फिर नज़र आता है, जिसमें वो बहुत ही, जहाँ पे उसकी माँ मरी होती है, वो भी उसी की वजह से, उस रेड डोर की वजह से। और वो एकदम डर जाती है और चीखना शुरू हो जाती है। तो गार्जा वहाँ आता है, कहता है क्या हुआ, आपने कुछ देखा? वो कहती है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर दिखाते हैं वो उन्हें उस कमरे में लेकर जाता है, जो कमरा और किसी का नहीं बल्कि एलिस और क्रिस्टन का ही होता है, यानी कि इनका बचपन का रूम होता है। वहाँ उन्हें लेके जाता है, उसने बाहर बहुत सारी बाइबल्स रखी होती हैं, और वो कहता है कि आप ये अपने पास रखिएगा। वो अंदर जाती है, और वो कहता है मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। कहती है पहले तो हल्की फुल्की आवाज़ें आती थी, लेकिन फिर एक दिन एक कमरे में से ऐसी आवाज़ें जैसे कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई शोर डाल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई तड़प रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी। तो एलिस को सब पुराने विजन आ रहे होते हैं, जब उसके बाप उसे सज़ा देने के लिए दीवार के साथ लगा के छड़ी से उसकी कमर पर मारता था, जिसके निशान आज भी उसकी कमर पर मौजूद है। और वो कहता है कि क्या आप सच में यहाँ अकेली रहना चाहती हूँ? कहती है हाँ, मैं यहाँ अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे देख के सब आत्माएं मेरी तरफ आएंगी और इस तरह मेरी मदद होगी। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि सब बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ रात हो जाती है, और एलिस घर में अकेली होती है। उसके कान में हेडफोन लगे होते हैं, जिससे वो स्पेक्स और टक्कर से बात कर रही होती है। उसके शर्ट के पास एक माइक्रो कैमरा भी लगा होता है, जिससे वो लोग उसे देख रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के, और साथ उससे बात कर रहे होते हैं। तो कहती है कि तुम लोग चुप करके सिर्फ देखो, बोलो मत, ताकि मुझे यहाँ वहाँ की आवाज़ें आएँ। फिर दिखाते हैं वो चारों तरफ घूम रही होती है, और घूमते घूमते वो क्रिस्टन के बेड के पास जाती है। बेड के नीचे देखती है तो उसको एक सीटी नज़र आती है। वो वही सीटी होती है जो उसकी मॉम ने क्रिस्टन को दी होती है, लेकिन शायद उससे खो गई होती है, और उसे अब मिलती है। उसकी सीटी को देख के स्माइल देती है, उसे बहुत ही पुरानी अच्छी मेमोरीज रिकॉल होती हैं। उसके बाद वो उसकी स्पेक्स टक्कर जो कि कैमरे से जब देख रहे होते हैं, वो ध्यान से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आपके पीछे शायद कोई है, लेकिन वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं, कहते हैं अब कोई भी नहीं है। फिर वो आगे जाती है, फिर वहाँ पे एक सूट लटका होता है जो उसके डैड का होता है। जब वो एक सोल्जर होते हैं वो तब का होता है। वहाँ पे कुछ कीज़ भी होती हैं जो हमेशा वो अपने पास रखते हैं। उनको देख के उससे भी कुछ कीज़ याद आती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और आगे चली जाती है। आगे जाती है, और उसे फिर भी कोई फील होता है जैसे कोई उसे आगे बुला रहा है, जैसे कोई है वहाँ पे, और वो आगे आगे जाई जा रही होती है। फिर वो जाके किचन की तरफ आ जाती है। वहाँ आती है तो उसको तो कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, स्पेक्स और टक्कर को ज़रूर कैमरे में कुछ नज़र आता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। वो आगे जाती है और आगे जाती है। कहती है कि आपके बिल्कुल मुंह के सामने कोई खड़ा है, आप हाथ बढ़ाएं की तो वो यहाँ दिखाते हैं कि वो हाथ बढ़ाती है, और सामने ही वो लड़की खड़ी होती है, लेकिन वो उनको दिख नहीं रही होती है, और एकदम वो उसके गले से सीटी लेके भाग जाती है जो कि उसने गले में पहनी होती है। और उसके बाद एलिस जोर जोर से चिखना शुरू हो जाती है। टक्कर, स्पेक्स और गार्जा अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, आपको तो रूम में रहना था ना। गार्जा कहते हैं कि मुझे उस लड़की ने बुलाया है। वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि वही है जो बचपन में भी मुझे दिखती थी, उसे मैंने बचपन में भी देखा है। आगे का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग सुबह के टाइम घूमने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पे आते हैं, जहाँ वो बचपन में भी आते थे, और वहाँ पे उसे दो लड़कियाँ मिलती हैं एलिस को। इसमें से एक तो बिल्कुल एलिस जैसी दिख रही होती है, जबकि एलिस बचपन में होती है, और उसके उनका फादर उनको लेने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियन ही होता है, जो कि एलिस का ही छोटा भाई होता है। वो कहते हैं कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई, तुम मुझे ना पहचानो। तो वो उसे गुस्सा कहता है मेरे पास मत आना, मुझे तुम बहुत बुरी लगती हो, तुम मुझे बचपन से ही डराती थी। वो अपनी बेटियों को लेके जाने लगा होता है, लेकिन उनकी बेटी वही जो बिल्कुल एलिस जैसे दिखती है, वो उनके पास आती है। कहती है कि मैं आपसे मिलने आऊँगी। वो उसे एक फ़ोटो देती है जो कि उसी सिटी की होती है, और वो उन्हें बताती है कि ये तुम अपने डैड को देना, उनको बताना ये मुझे कल ही मिली है, और वो ज़रूर तुम्हारी बात समझ जाएंगे। आगे का सीन दोबारा रात का दिखाया जाता है, की हाउस का, द 5 की हाउस का। और फिर दिखाते हैं कि दोबारा वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, और वो अब तो स्टकर और स्पेक्स भी वहीं पे होते हैं, जो अपने न्यू विजन से कुछ सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें बताती है कि मुझे समझ आई है, जब उसने बोला ना कि उस दरवाजे के अंदर से कुछ भूत बाहर आते हैं, तो मुझे याद आया कि एक रेड डोर होता है जो कि सिर्फ एक बुरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है, वो और कुछ नहीं होता है। फिर दिखाते हैं कि उनको एकदम अपने माइक्स में किसी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है। वो कोई बोल नहीं रहा था, असल में वो सीटी की आवाज़ होती है, वही सीटी होती है जो पिछली रात वो आत्मा लेके भाग गई होती है। सीटी की आवाज़ सुन के एलिस उसका पीछे करते करते जाती है, साथ उसके टक्कर भी होता है, क्योंकि हेडफोन्स तो उसी ने लगाए होते हैं। और वो आगे आगे जाते जाते उसी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जिसमें
जिसमें एलिस को उसका बाप बंद किया करता था। उस बेसमेंट में जाते हैं, उसको एक दीवार के पीछे से सीटी की आवाज़ आती है। वो दीवार को ध्यान से देखती है, असल में कोई दीवार नहीं होती, वो एक दरवाज़ा होता है, लेकिन उसको पेंट करके दीवार के साथ ऐसे जोड़ा गया होता है जिससे सबको यही लगे कि वो एक दीवार है। उसके बाद एलिस उसे खोलने की कोशिश करती है, उसको वहाँ से की होल मिलता है और फिर उसे समझ आता है कि इसकी चाबी तो मेरे डैड की चाबियों के गुच्छे में है। फिर वो भाग के ऊपर जाती है और फिर वो चाबियों लेके आती है और फिर वो उस दरवाजे को खोल देती है। उस दरवाजे को खोलने के बाद वो देखती है अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो टक्कर उसे अंदर जाने से मना करते हैं, कहते हैं आप अंदर ना जाएं इस तरह, पहले हम गार्जा को बुला लेते हैं और इस बारे में पूछ लेते हैं। वो कहती है कि नहीं, उससे नहीं पूछ सकते हैं, अभी हमें जाना ज़रूरी है। उसे फिर सीटी की आवाज़ आती है और वो सीटी के ज़रिए उससे बात करती है कि अंदर तुम हो, तो वो 2 बार सीटी बजाती है और फिर देखती है उसे एक औरत नज़र आती है। उसे यही लगता है कि ये कोई आत्मा है, वो सीटी उठा लेती है, लेकिन वो औरत उसके पास आती है और फिर उसे समझ आती है कि ये आत्मा नहीं है बल्कि ये तो इंसान है। टक्कर भी बाहर से ये सब देख रहा होता है, कहते हैं ये तो कोई इंसान है, ये तो ज़िंदा है। और उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है और वो डर जाती है और पीछे हो जाती है उसकी आवाज़ से। और वो लड़की मुसलसल रोई जा रही होती है, वो कह रही होती है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब उसे समझ आता है वो आत्मा इसी की मदद करने के लिए बार बार उसके पास आई थी, इसलिए उसने सीटी छुपाई थी। इतनी देर में गार्जा वहाँ जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने जिस काम के लिए बुलाया था वो करो। और फिर वो क्या करता है, वो एलिस को और टकर को बेहोश करके उस कमरे में बंद कर देता है और अब एलिस को भी इसी तरह बंद कर देता है जैसे वो भी इसकी कोई कैदी है। अब एलिस और टकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि स्पेक्स कब अंदर आएगा। यहाँ तक आते हैं कि स्पेक्स को भी पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर आता है। वो छुप रहा होता है गार्जा से, क्योंकि गार्जा के हाथ में गन होती है। वो कोई चाकू छुरी ढूंढ रहा होता है किचन में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो बार बार वो छुपते छुपते आखिर उसको उसके ऊपर एक अलमारी ही फेंक देता है डर के, और उसकी वजह से उसकी गर्दन ही टूट जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि एलिस बाहर आ जाती है, वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस बताती है कि जो लड़की अंदर बंद थी वो एक नर्स थी और 4 महीने से गायब थी। और फिर वो स्पेक्स को कहते हैं कि तुमने एक बहुत ही बुरे राक्षस को मार दिया है। सिर्फ आत्मा ही बुरी नहीं होती, कुछ इंसान भी बुरे होते हैं, इसलिए वो कुछ रिलैक्स कर जाता है। फिर दिखाते हैं कि एलिस खिड़की से ऊपर देखती है तो उसे वही आत्मा नज़र आती है जो उसको मदद करने के लिए आई थी और आखिर उसने उसकी मदद कर दी थी। और फिर यहाँ दिखाते हैं कि उसका भाई क्रिस्टियन सीटी देख के उसके घर आ जाता है। इधर सीन दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में होती है एलिस और उनको बता रही होती है कि किस तरह मैं गार्जा की मदद कर रही थी और वो उससे तहकीकात कर रहे होते हैं। और फिर उसे एकदम एक विजन नज़र आता है जिसमें और कोई नहीं बल्कि उसी की भाई की बेटी होती है और एकदम डर जाती है। पुलिस वाले कहते हैं क्या हुआ, आपको फिर कुछ नज़र आया? वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया, मुझे घर जाना है। वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से दिखाया जाता है क्रिश्चियन जो होता है वो अपनी दोनों बेटियों के साथ होता है और एकदम उसकी एक बेटी को आवाज़ आती है कि मुझे सीटी मिल गई है, तुम यहाँ नीचे आ जाओ। तो वो बेसमेंट में चली जाती है, हालांकि उसके डैड की आवाज़ नहीं होती है क्योंकि उसके डैड बेसमेंट में होते ही नहीं है, लेकिन उसे बात समझ नहीं आती है। एकदम वहाँ एक आत्मा आ जाती है जिससे डर के वो वहाँ गिर जाती है। अगर दिखाते हैं कि एलिस वहाँ पहुँच रही होती है, दूसरी तरफ दिखाते हैं वो आत्मा उसके बहुत ही करीब आ जाती है जिसके हाथ में 500 कीज़ होती हैं। उसके गले के पास की करती है तो एक की होल बनता है और उससे उसकी आवाज़ बंद कर देती है। आगे सीन दिखाते हैं कि एलिस उसे आके ढूंढ लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि अब वो कोमा में होती है। और उसकी दूसरी बेटी आके एलिस को बताती है कि मुझे भी आत्माएं दिखती हैं, मुझे भी मरे हुए लोग दिखते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्रिस्टियन तो हॉस्पिटल चला जाता है लेकिन वो उसके साथ ही रुक जाती है। आगे दिखाते हैं कि एलिस कहती है कि मैं दूसरी दुनिया में जाके उसको बचाऊंगी, तुम लोग जाके बाइबल ढूंढो, वो किताब जो उसकी काम की थी। और फिर दिखाते हैं कि वो टक्कर के साथ घूम रही होती है। टक्कर बहुत गुस्सा करता है, कहते हैं आपने उसको लड़की के साथ भेजी और मुझे यहाँ पर भूतों में फंसा दिया। वो कहती है कि मुझे तुम पे बहुत ही भरोसा है। और फिर दिखाते हैं वो घूमते घूमते वो आत्मा वही जो उनकी हेल्प कर रही होती है, उन्हें घूमते घूमते एक खिड़की के पास ले जाती है जो कि एक पर्दा होता है और उसके अंदर से एक उसे शर्ट मिलती है। उसे समझ आता है ये शर्ट वही है जो उस आत्मा की थी। वो उसे हाथ लगाती है तो उसे समझ आता है कि आत्मा भी कभी यहीं इसी कमरे में बंद थी। और फिर उसे ये भी समझ आ जाता है कि जिसे उसने बचपन में देखा था बल्कि वो कोई आत्मा नहीं थी, उस टाइम वो जिंदा ही थी और उसके बाद ही उसके बाप ने उसे मार दिया। और उसका बाप भी यही सब करता था जो कि अब गार्जा करता है, यानी कि कोई ऐसा भूत है जो इन लोगों को ये सब करने पर मजबूर करता है। और अब उसे समझ आता है कि जब उसने उसे देखा था तो वो ज़िंदा थी, तभी उसे कहती कि मेरी मदद करो। लेकिन उसने जाके अपने डैड को ये बात बता दी कि वहाँ पे कोई है और उसके डैड ने शायद आने के बाद उसे मार दिया, लेकिन उसे भी मारना चाहते थे और उसी वक्त वो वहाँ से भाग गई थी। और ये सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है कि जब वो कहती है कि मैं आपकी मार नहीं खाऊंगी और वो छड़ी तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसका डैड अंदर आता है बेसमेंट में, उस औरत को भी मार देता है और कहता है कि तुमने भागने की कोशिश की थी। यहाँ दिखाते हैं कि एलिस को होश आता है और वो टकर को बताती है कि औरत उस टाइम जिंदा थी, मैं उसको बचा सकती थी लेकिन मैं वहाँ से भागी, मैंने अपने आप को बचाना ज़रूरी समझा। और वो बिल्कुल रोई जा रही थी। फिर देखते हैं कि उसी के अंदर से एक धागा निकल के उस पंखे वाले मशीन के अंदर जा रहा होता है, उस पंखे वाले टनल के अंदर। तो एलिस उसके अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि संदूक पड़ा है। उस संदूक के अंदर उस लड़की की कुछ चीज़ें होती हैं और उनको पता चलता है वो भी एक नर्स थी, उसका नाम ऐना था। इस तरह वहाँ पे उनको और भी संदूक मिलते हैं
अभी वो अंदर जा रही होती है, पहले टकर खुद जाना चाहता है लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है और वैसे भी वो जा नहीं चाहता। एलिस कहती है नहीं मैं खुद जाऊँगी, और फिर एलिस अपनी मर्ज़ी से खुद ही जाती है। वो टॉर्च लेके वहाँ पहुँचती है और उस संदूक को खोलने की कोशिश करती है, जो कि छोटा सा संदूक ही होता है। वो उसे खोलती है और उसके अंदर उसे खोपड़ी मिलती है, कुछ कपड़े मिलते हैं और एक ID कार्ड मिलता है जिसके ऊपर ऐना लिखा होता है। तो यहाँ एलिस को समझ आती है कि उस लड़की की आत्मा, मतलब उस लड़की का नाम ऐना है, जिसकी आत्मा उसकी मुसलसल मदद करने की कोशिश कर रही है। उसको फिर एक चीज़ नज़र आती है सामने, तो वो उसकी तरफ भागती है और वहाँ पे उसे 4 से 5 संदूक और दिखते हैं। वो सबको बारी-बारी खोलती है और वो टकर को आवाज़ देती है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएँ हैं, बहुत से लोगों को मारा गया है, खाली एक को नहीं। टकर कहता है आप बाहर आ जाएँ, ये सब लेके बाहर आ जाएँ, हम आ चुके हैं। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनती है, वो सब संदूकों को बारी-बारी खोल कर देख रही होती है और एकदम उसे कुछ चीज़ नज़र आती है और एकदम वो बेहोश हो जाती है। अब फिर उसकी आँख खुलती है तो वहाँ वो दूसरी दुनिया में होती है, वही बुरी लोगों की दुनिया, काली दुनिया, और वहाँ उसे अपना आप नज़र आता है, अपना बचपन का विज़न, जब वो छोटी होती है, जब वो पहली बार दरवाज़ा खोलती है और वो बताती है कि किस तरह उसने गलती से दरवाज़ा खोल दिया था वो, और उसे ये नहीं बताती कि मैं एलिस हूँ। और यहाँ दिखाती है कि टक्कर उसे बाहर खींच के ले आता है, वो बेहोश होती है। अब सब सोच रहे थे हम एलिस को किस तरह बचाएंगे, कैसे दूसरी दुनिया में जाएंगे। तो एलिस की जो भांजी होती है वो कहती है कि मैं जाऊँगी, मैं दूसरी दुनिया में जा सकती हूँ। यहाँ पे टक्कर उसे हिप्नोटाइज़ कर रहा होता है और फिर इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इधर वो हिप्नोटाइज़ हो गई है और दूसरी दुनिया में आ गई है और उसको घूम के आ रही होती है। फिर दिखाते हैं कि वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तो उसे वही आत्मा मिलती है जो कि ऐना होती है। ऐना उसे कहती है कि तुम, मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसे लेके जा रही होती है, वो उसके साथ साथ जा रही होती है और उसे यकीन होता है कि हाँ ये ज़रूर मेरी मदद करेगी। यह सीन दिखाया जाता है एलिस के बेडरूम का, एलिस के बचपन के बेडरूम का, जो एक जेल के अंदर बना होता है। उसे बेडरूम को देख के वो सारी बातें याद आती हैं कि जब जब उसका बाप उसे मारता था, और उससे उसके रूम के सामने ही उसकी भांजी भी होती है जिसको लेने के लिए यहाँ आई होती है। आप दिखाते हैं वो की मास्टर जो होता है, जो की होता है, वो वहाँ आ जाता है और वो एलिस के हाथ में एक छड़ी देता है और कहता है कि अपने डैड को मारो, क्योंकि एलिस को बहुत ही गुस्सा होता है अपने डैड पे। वो उसे बहुत ही मारते होते हैं सिर्फ बेतुकी बातों पे, इसी वजह से कि उसके अंदर कुछ पावर्स हैं, और वो गुस्से में अपने डैड को 1-2 बार मारती है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह उसके गार्जियन ने बताया था कि जो भूत है वो तो उसके सर के अंदर है, यानी कि उसे मजबूर करता है ये सब करने के लिए। जब उसे ये बात याद आती है कि उसको समझ आ जाता है कि इसी ने मेरे डैड को भी मजबूर किया ये सब करने के लिए, और वो उसी छड़ी से उसी को मारना शुरू जाती है। जब उसे 2-3 दफ़ा मारती है कि वो सारे विजन जो उसके रूम के होते हैं वो गायब हो जाते हैं, असल में वहाँ से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि उसकी भांजी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। एलिस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो वहाँ बेहोश पड़ी होती है। दूसरी वाली भी बेहोश होती है और उसको एकदम याद आता है कि उसके हाथ में वो सीटी है और इस सीटी से वो उसकी मदद कर सकती है। यहाँ वो आत्मा एलिस को मारने ही लगी होती है कि एलिस एक डंडे से उसके नाक पे मारती है और सीटी बजाती है। जब वो ज़ोर-ज़ोर से सीटी बजाती है, उसकी माँ की आत्मा, जो कि एक प्योर सोल है, वहाँ आ जाती है। वो अपने लैंप से उस की मास्टर को शूट करती है और एलिस को वहाँ से छुड़वा लेती है, और उन दोनों भांजियों को भी, जो कि उसकी पोतियाँ होती हैं। यहाँ दिखाते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे दरवाज़े के बाहर डॉल्टन नज़र आता है। ये वही सीन होता है जो कि हम फर्स्ट सीज़न में देखते हैं, जिसके बाद जिस रात को डॉल्टन कोमा में भी चला जाता है। उसके बाद एलिस जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और दूसरी दुनिया से यहाँ दिखाते हैं कि उसकी भांजी को तो होश आ गया, लेकिन वो अभी अपनी मॉम के साथ खड़ी है। उसकी मॉम कहती है तुम जाओ, तुम जो काम कर रही हो वो बहुत अच्छा है, तुम दूसरों की मदद कर रही हो ये बहुत ही अच्छा है। फिर दिखाते हैं उसकी मॉम अंधेरे में गायब हो जाती है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और एकदम उसे होश आ जाता है। वो कहती है जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है, और फिर उन दोनों को होश आ जाता है, वो हॉस्पिटल जाने के लिए भागती हैं। इधर दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और वहाँ जाती हैं, और फिर उनकी बेटी जो कि क्रिस्टियन को बता चुकी होती है कि मुझे और किसी ने नहीं बल्कि एलिस ने बचाया, वो भी दूसरी दुनिया में आके। उसके डैड, जो कि अब सब कुछ समझ रहे होते हैं, अब बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, पहले की तरह बच्चे नहीं होते जो हर चीज़ से डरे हैं, तो उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ दिखाते हैं कि स्पेक्स उस लड़की को किस करता है, और टकर जो जिसे खाने पीने का ही पड़ा होता है उसको तो कोई परवाह नहीं होती है। आगे दिखाते हैं कि वो एक और केस सॉल्व कर चुके होते हैं और अब वो जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, यानी कि जहाँ से वो आए होते हैं। यहाँ ये सीन दिखाया जाता है कि एलिस अपने रूम में होती है, वो सो रही होती है और एकदम उसे ख्वाब में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। वो देखती है कि उसे एक घर नज़र आता है, उसे जॉश नज़र आता है, उसकी बीवी रिनाए नज़र आती है और डॉल्टन नज़र आता है, जिसके दरवाजे के विंडो के बाहर एक बहुत ही बुरा साया खड़ा होता है और उसकी आँख खुल जाती है। इतनी देर में उसके फ़ोन बजता है, फ़ोन कान से लगाती है तो आगे से लोरीन की कॉल होती है। वो कहती है कि मेरे पोते को आपकी ज़रूरत है। वो कहती है कौन, डॉल्टन? वो कहते हैं आपको कैसे पता? कहती है मुझे सब पता है, और यहीं ये सारी मेमोरीज भूल जाते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि वो आँखें बंद करके अपनी सारी मेमोरीज भूल रहे होते हैं और
तो करके आपके आज के बाद वो दोबारा ट्रैवल ना कर सकें। अब आगे दिखाते हैं कि 9 ईयर्स का लीप दिखाया जाता है। अब ये मंज़र एक कब्रिस्तान का होता है जहाँ पे किसी का फ्यूनरल हो रहा होता है और डॉल्टन एक बुक पढ़ रहा होता है जो मे बी बाइबल होती है। वहाँ जॉश, हॉली और फॉस्टर खड़ा होता है। अब ये सब बड़े हो गए होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है 9 साल गुजर गए होते हैं। और फिर हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है, वो किसी और की नहीं बल्कि लॉरीन की होती है जो कि जॉश की माँ है, यानी कि डॉल्टन की दादी जो कि मर गई है। उसी के फ्यूनरल के लिए सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। आगे का सीन दिखाया जाता है कि जॉर्ज से सब मिल रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी। डॉल्टन आके गाड़ी में बैठता है और अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। जॉर्ज उसे आवाज़ देता है लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देता है। तो रिनाया उसे कहती है कि क्यों ना तुम उसे अगले हफ्ते स्कूल छोड़ने जाओ, जहाँ वो अब शिफ्ट हो रहा है। वो एक बोर्डिंग स्कूल जा रहा होता है वहाँ अपनी स्केचिंग और कलरिंग सीखने, जो पेंटिंग की उसका शौक़ होता है। तो नाय कहती है कि क्योंकि तुम दोनों की बनती नहीं है, इसी तरह तुम दोनों बात कर लोगे, ये तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद हमें समझ आता है कि रिनाय और जॉश अब अलग अलग रहते हैं। फिर रिनाय जॉश को एक शख्स नज़र आता है तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, कि कोई और नहीं बल्कि कार्ल ही होता है जिसने जॉश को हिप्नोटाइज़ किया होता है फर्स्ट सीज़न में। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ का दोस्त था, तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। और वो गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ के वो डॉल्टन को मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हें अगले हफ्ते स्कूल छोड़ने जा सकता हूँ। तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। उसको यही लग रहा होता है कि जॉश डॉल्टन उसे मना कर देगा, लेकिन डॉल्टन आगे से मैसेज करता है कि हाँ अगर आपकी मर्ज़ी है। तो वो आगे से जॉश कहता है ठीक है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। पीछे मिरर के बैक पे हमें दिखाया जाता है कि कोई शख्स उसकी तरफ आ रहा होता है और आते आते एकदम वहाँ से गायब हो जाता है। आगे सीन एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जॉश डॉल्टन को उसके स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, उसके हाई स्कूल। डॉल्टन ने कान में हेडफोन्स पहने होते हैं, वो उसको आज भी इग्नोर कर रहा होता है। कानों में हेडफोन्स लगा के वो अपनी स्केचिंग कर रहा होता है। वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी दादी की ही ड्राइंग बना रहा होता है। और जॉश उसे कहता है कि तुम इसे रख सकते हो, तुम उससे बात कर सकते हो। और यहाँ दिखाते हैं कि वो स्कूल पहुँच आए होते हैं। वो अपना सामान लेके रूम का पता करके रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है जो उसे एक पार्टी का इनविटेशन देता है, एक क्लब ज्वाइन करने का। तो डॉल्टन उसे नहीं लेता लेकिन जॉश उसे ले लेता है। कहता है मैं इसे अपने बेटे को दे दूँगा। यहाँ दिखाते हैं कि वो रूम में आते हैं तो रूम में 2 बेड्स लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 लोग रहेंगे और अभी तक दूसरा बंदा नहीं आया होता है। तो जॉश उसे कहता है कि तुम पहले आए हो तो तुम अपना रूम सेट कर लो और अपना बेड ले लो जो तुम्हें पसंद है। और फिर वो एक स्केच देखता है जो कि उसकी दादी को कहता है कि तुम आजकल यही बना रहे हो ना। कहता है हाँ। और फिर दिखाते हैं कि वो दीवार पे अपने लोग बनाए हुए स्केचेस लगा रहा होता है और उसमें जॉश का कोई स्केच नहीं होता। तो जॉश कहता है डॉल्टन तुमने मेरा स्केच कभी भी नहीं बनाया। और अभी वो यही बात कर रहे होते हैं कि वहाँ डॉल्टन की रूममेट आती है जो कि एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है। तो जॉश और डॉल्टन तो हैरान ही हो जाते हैं और वो खुद भी हैरान हो जाती है। वो अपना सामान सेट करने लगती है तो डॉल्टन कहता है कि क्या तुम यहीं रहोगी। कहती है हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो वो कहती है कि मैं जगह पता कर लेती हूँ। जो डॉल्टन कहता है कि हाँ शायद उनको नाम से मिस्टेक हुई है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है अपना रूम का पता करना है। यहाँ पे दिखाते हैं जॉश और डॉल्टन की बहस हो जाती है। डॉल्टन कहता है कि मुझे पता है आपको मॉम ने भेजा है, वरना आप यहाँ पे कभी भी नहीं आते और आप हमेशा इसी तरह करते हैं हमारे साथ। उसके बाद जॉश उससे वहाँ से निकल जाता है। डॉल्टन अपना सर पकड़ होता है, उसे भी बुरा लग रहा होता है। आगे दिखाते हैं कि जॉश अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। इधर दिखाते हैं कि डॉल्टन शावर लेके अपने रूम में आता है तो वो लड़की जिसका नाम क्रिस होता है जो उसकी रूममेट होती है वो रूम में ही होती है। वो कहती है कि आज तो मुझे एडमिन स्टाफ ने बोला है कि मुझे इसी रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, कल या परसों शायद वो मुझे मेरा रूम दे देंगे। और फिर वो उसको बताती है कि वो एक म्यूज़िशियन है और म्यूज़िक सीखने के लिए स्कूल में आई है और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई होती है। उसके बाद वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो और वो अपने बचपन की बातें करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बचपन का एक साल ही जो जब मैं 11 साल का था मुझे उस साल का कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो सोने के लिए लेट जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो एक डिम लाइट ऑन करके सोता है। यहाँ दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और जॉश जिसने डॉल्टन की बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली हैं, वो अब एक हॉस्पिटल जाता है ताकि अपना चेकअप करा सके, ताकि उसे समझ आए कि उसे प्रॉब्लम क्या है, उसे हर चीज़ क्यों भूल जाती है। इधर आते हैं कि डॉल्टन की आज फर्स्ट क्लास होती है, इसलिए वहाँ पे वो जल्दी जल्दी जाता है और वो अपने टीचर से मिलता है जिसका वो बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी पेंटर होती है। वहाँ पे सब ने ही अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई होती हैं और एक लड़के ने जिसने एक पेंटिंग बनाई होती है वो प्रोफेसर से कहती है कि तुम ये फाड़ दो और तुम एक नई पेंटिंग बनाओ।
लेकिन वो नहीं फाड़ता और वो उसी से क्लास से निकल जाता है। लेकिन डॉल्टन जिसने अपनी दादी की पेंटिंग बनाई होती है वो ये फाड़ देता है और टीचर उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। और फिर वो कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, जो जहन में आ रहा है, जो दिमाग के पर्दों में आ रहा है वो बनाओ। और वो आंखें बंद करता है और फिर वो कुछ बनाने लगता है और वो कुछ और नहीं बल्कि एक दरवाज़ा बना रहा होता है। वो ज़्यादातर ब्लैक और ब्राउन पेंट को ही यूज़ कर रहा होता है। वो आंखें बंद करता है, उसके जहन में बस वही चीज़ आ रही होती है और बस वो धड़ 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 पेंट किया ही जा रहा होता है। फिर जब वो आंखें खोल कर देखता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक दरवाज़ा ही होता है, जो कि अजीब होता है। यहाँ दिखाते हैं कि जॉश हॉस्पिटल में होता है, उसका एमआरआई होता है, उसकी मशीन लिटाया जाता है ताकि वो मशीन फिर मशीन अंदर जाती है और वो आंखें बंद कर लेता है। और फिर दिखाते हैं कि एकदम लाइट चली जाती है और वो डर जाता है और वो डॉक्टर को आवाज़ देता है कि मुझे बाहर निकालें, मुझे बाहर निकालें, कोई है। लेकिन वहाँ पे उसे जवाब कहीं नहीं मिलता है और फिर एकदम उसे महसूस होता है कि उसके पाँव की तरफ कोई और एकदम कोई चीज़ उसके ऊपर झपटा मारती है। वो चीखना शुरू हो जाता है और फिर दिखाते हैं कि एकदम मशीन उसे बाहर ले आती है और वो कहता है कि ये मुझे कहाँ छोड़ दिया था, ये क्या पागलपन है, लाइट कैसे जा सकती है। तो डॉक्टर कहता है कि कोई लाइट नहीं गई है, आप सो गए थे मशीन के अंदर, आप तकरीबन 15 मिनट से सो रहे थे। एमआरआई हो गया और उसके बाद डॉक्टर वो हैरान हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे एमआरआई का रिजल्ट बताता है। उसमें कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई मसला नहीं है। वो कहता है मुझे हर चीज़ भूल जाती है, मुझे बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं आपको मैं पागल लग रहा हूँ। कहते हैं हाँ, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी मेमोरी रिफ़्रेश हो। अब यहाँ दिखाते हैं एक सीन दोबारा हॉस्टल का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉल्टन बैठा अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है और फिर उसे समझ आता है कि असल में ये दरवाज़ा जो बना रहा था ब्लैक नहीं था, वो रेड था। फिर उसमें रेड कलर ड्रा करता है और रेड कलर ड्रा करने के बाद एकदम उसके कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट तो पूरे हॉस्टल की ही गई होती है और फिर उसके पास लाइट ऑन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो एकदम डर जाता है क्योंकि अक्सर ही वो अंधेरे से डरता होता है। तो अपने पास वो जो इमरजेंसी लाइट होती है उसको ऑन कर देता है और गलती से उसके हाथ में जो लाल पेंट लगा होता है उस लड़की के जो कि क्रिस होती है उसके बेड पे भी लग जाता है। अभी वो यही सब साफ़ करने की कोशिश कर रहा होता है कि एकदम क्रिस अंदर आती है और कहती है कि मुझे मेरा रूम मिल गया है, वो इसी रूम के ऊपर वाला रूम है और अब मैं जा रही हूँ। और अपना सामान पैक करना शुरू हो जाती है। और यहाँ आगे सीन दिखाया जाता है कि क्रिस से कहती है कि हम उस पार्टी में जाएंगे जिसका इन्विटेशन तुम्हारे डैड ने दिया था। कहते हैं मैं इस पार्टी में नहीं जाता हूँ। तो क्रिस उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पार्टी में पहुँच गए होते हैं। वहाँ पे सबने फालतू ड्रेसेस पहने होते हैं, कुछ ने तो ड्रेस पहने नहीं होते। सिर्फ वो आगे दिखाते हैं कि वहाँ पर डांस चल रहा होता है और लेकिन डॉल्टन और क्रिस तो दोनों ऊपर कमरे की तरफ चले जाते हैं और लोगों के कमरों की तलाशी ली होती है क्योंकि सब कमरे ही खाली होते हैं। और फिर वो बाई चांस उस कमरे में पहुँचते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि निकी होता है, जिसने ये पास पूरी पार्टी होस्ट की हुई होती है। और एकदम किसके हाथ में कुछ लग जाता है तो वो वॉशरूम में वॉश करने के लिए जाती है और उसके पीछे ही डॉल्टन भी जाता है क्योंकि वॉशरूम से उसे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे क्रिस तो होती नहीं है बल्कि कोई और होता है जो कि अजीब होता है क्योंकि ये बच्चा तो कुछ दिन पहले ही मर चुका होता है। वो वहाँ कमोड में उल्टी कर रहा होता है और वो कहता है कि वो दरवाज़ा बंद कर दो। इतनी देर में निक वहाँ जाता है तो डॉल्टन डर के वाश बेड के नीचे छुप जाता है। अभी वो बेड के नीचे छुपा ही होता है और उसकी आँख लग जाती है और एकदम वो चीख मार के उठता है। तो क्रिस जो कि अलमारी के पीछे छुपी होती है वो सामने आ जाती है और डॉक्टर को किस कर देती है और निको यही लगता है। निको ऐसे शो करवाती है कि वो लोग गलती से इस कमरे में आ गए हैं सिर्फ प्राइवेसी के लिए। निक उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी करता है जिसके बाद वो उसे किक मार के वहाँ से भाग आती है। डॉल्टन भी बाहर आता है और डॉल्टन कहती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने ऐसे किया। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। याद दिखाते हैं कि डॉल्टन दोबारा बैठा उसी पेंटिंग को देख रहा होता है। अभी वो उसी पेंटिंग को देख रहा था है और उसके ऊपर एक शख्स को पेंट करता है लेकिन उसका फेस बहुत ही ब्लर होता है, उसे खुद भी नहीं पता होता यहाँ पे कौन था। और एकदम लाइट चली जाती है और उसकी और वो सो जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक लैंप पड़ा होता है और सब चीज़ें ब्लू और ब्लर होती हैं, यानी कि वो ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता क्योंकि शायद उसके जवानी में के पहली बार होता है, वरना तो वो बचपन में ही ट्रैवल करता था। वो ट्रैवल करते करते अपने ही ऊपर वाले रूम में जाता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि क्रिस का ही होता है। उसके रूम में जाके वो एक उसका पियानो बजाना शुरू हो जाता है और जब वो लाइट ऑन करके पियानो की तरफ बढ़ती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और अपने रूम में आ जाता है। अभी वो रूम में आके अपने चेयर पे बैठा ही होता है तो सब चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। उसके रूम का दरवाज़ा बजता है और वो दरवाज़ा खुलता है तो रूम के बाहर और कोई नहीं बल्कि क्रिस ही होती है। और क्रिस उससे पूछती है कि मुझे लगा मेरे रूम में कोई था। तो वो उसे सारी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह वही था। यहाँ से दोबारा जॉश को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है। वो डॉक्टर की दी हुई कुछ एक्सरसाइज कर रहा होता है जिससे उसकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। वो अभी भी एक्सरसाइज कर ही रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि घर में कोई है। वो यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो दोबारा जाके अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देता है जिसमें पिक्चर्स लगा के उन ढूंढना होता है कि कौन सी डॉल्टन की है, कौन सी फेस्टर की है, कौन सी हॉली की है।
ये सब, वो यही सब चेक कर रहा होता है, लेकिन अक्सर ही वो पिक्चर्स भूल जाता है। उसे वाक़ई याद नहीं रहता कि वो पिक्चर्स किसकी। एकदम उसे महसूस होता है जैसे कि कोई है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो खिड़की का शीशा टूटा होता है, और फिर एकदम उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है। जब वो ध्यान से देखता है तो कोई नहीं, उसका बाप ही होता है। उसका बाप तो मरे हुए कितना ज़माना हो गया होता है, तो वो एकदम डर जाता है और डर के भागता है, और भागते-भागते ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और एक कोने में पहुँचता है, और अलमारी के अंदर घुस के छुप जाता है, और एकदम वो सो जाता है। उसकी आँख लग जाती है और वो भी ट्रैवल करने के लिए दूसरी दुनिया में जा ही रहा होता है, तो एकदम उसको वापस होश आ जाता है। उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। यहाँ सीन दोबारा डॉल्टन की क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी प्रोफेसर, जो कि खुद भी शायद थोड़ी खिसकी हुई है, उसको फालतू चीज़ें समझा रही होती है। इधर दिखाते हैं जॉश को जो एनवेलप मिला होता है, उसे खोल के देखता है। उसके अंदर उसके डैड की कुछ लेटर्स होते हैं, और उसमें ये भी होता है कि उसके डैड कुछ अर्से साइलम में रहे हैं, यानी पागल खाने में। इधर सीन दिखाया जाता है कि डॉल्टन अपने भाई फॉस्टर को कॉल करके कहता है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई है, जिसमें मुझे नहीं पता किसकी, क्या तुम्हें याद है मैं जब कोमा में था उसके बारे में। कहते हैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद है। डॉल्टन तो दिन रात उसी पेंटिंग को देखता रहता है और अपनी दीवार पे भी यही लगाता है। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि क्रिस उसे इलाके की वीडियो दिखाती है। उसे बताती है कि तुमने मुझे बताया था कि किस तरह तुम रात को सोए हुए, असल में तुम सोए हुए थे, लेकिन तुम्हारी सोल उठ के यहाँ वहाँ घूम रही थी। और यहाँ पे वो वीडियो बल्कि किसी और की नहीं, स्पेक्स और टक्कर की होती है, और जिसमें एलिस भी होती है, और वो सब उसे समझाती है कि किस तरह इंसान तो वहीं सो रहा होता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो उठ के यहाँ वहाँ घूम सकती है, और वो बहुत ही बुरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे सिर्फ मरे हुए लोगों को होना चाहिए, जिंदा लोगों को नहीं। और डॉक्टर कहता है बिल्कुल यही कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो क्रिस कहती है कि देखो ये औरत भी कह रही है, जिसका नाम एलिस है, कि ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे पता करना है वो किस बारे में बात कर रहा था। अगर वो शख्स मर गया है, वो लड़का मर गया है, तो क्यों मुझे नज़र आया, मतलब उसी के रूम में मुझे क्यों नज़र आया, निक के रूम में। और फिर दिखाते हैं कि वो उसके रूम में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे कोने में अपनी जगह देख के वो सो रहा होता है, क्योंकि निक तो अक्सर ही रूम में नहीं होता है, और क्रिस वहीं बैठी होती है ताकि उसको ध्यान रख सके, उसकी बॉडी का ध्यान रख सके। यहाँ दिखाते हैं कि डॉल्टन दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है, और वो वहाँ से उस रूम में जाता है जहाँ पे निक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा स्टडी कर रहा होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ फालतू सवाल कर रही होती है वो। और यहाँ लेकिन डॉल्टन तो यहाँ वहाँ घूमते हुए और कुछ नहीं, बस उसी लड़के को ढूंढ रहा होता है जो उसे उस दिन दिखा था, लेकिन आज उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, उसके बाद उसे आवाज़ आती है क्रिस की, जैसे वो किसी खतरे में, तो किसके पास भाग के आता है, तो किसके पास कोई और नहीं बल्कि वही बैठा होता है, वो मास्क मैन, जो रेड मास्क मैन, जो उसे बचपन में नजर आता था। और एकदम उसे हल्का फुल्का बहुत कुछ याद आ जाता है, और उसकी आँख खुल जाती है, और वो डॉल्टन को क्रिस को बचा लेता है। यहाँ दिखाते हैं कि हॉस्टल से वो लोग उस हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं, और क्रिस को बहुत ही गुस्सा आया था, और डॉल्टन को बहुत ही गुस्सा करती है, और वहाँ से उससे नाराज़ होकर चली जाती है, और डॉल्टन बस उसका चेहरा ही दिखता रहता है। ये दिखाते हैं कि रिनाई का दरवाज़ा बजता है, वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने जॉश होता है। वो कहते हैं बच्चे तो घर में नहीं है, ना हॉली है, ना फॉस्टर है, और ना ही डॉल्टन है, उसका तो तुम्हें पता ही है ना। ये दिखाते हैं कि डॉल्टन और फॉस्टर बात कर रहे होते हैं, और डॉल्टन फॉस्टर से बताता है कि मुझे ख्वाब आता है जैसे डैड हमारे पीछे हथौड़ा लेके भाग रहे होते हैं, और फिर वो जाके उस पेंटिंग को कंप्लीट करता है, और अपने डैड की शक्ल वहाँ बनाता है, और फिर उसे हल्का फुल्का याद आ जाता है हाँ डैडी उसके पीछे हथौड़ा लेके भागे, तो वो रोद रहता है। उसको यही लग रहा होता है कि शायद उसके डैड उससे नफरत करते हैं, इसीलिए उसके पीछे हथौड़ा लेके भाग रहे होते हैं। यहाँ जॉश उसे बताता है कि किस तरह उसे अपने डैड नजर आए, और बस उसे एक डायरी मिली है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि उसके डैड को अजीब चीज़ें नज़र आती थी, और शायद इसी वजह से उसके साथ भी यही हो रहा है, उसकी मेमोरी लॉस हो रही है। तो रिनाई जो कि तंग आई होती है वो बता देती है, वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुमने बस 1 साल की मेमोरीज अपनी खुद डाल करवाई, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है डॉल्टन का, जो कि मुसलसल रोया जा रहा होता है। जॉश बैठा अपनी बचपन की तस्वीरें देख रहा होता है, जिसमें हर तस्वीर के पीछे लोरेन के साथ वो होता है, और साथ ही वो औरत भी होती है जो उसके पीछे पड़ी होती है। और जॉश को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है तुमने मेरी मेमोरीज़ क्यों रेज़ की, मेरी मेमोरीज़ होती तो ये मसला नहीं होता। कहता है तो जो रिनाई कहती है कि मेमोरी रेज़ करने से कुछ भी नहीं हुआ, ये तुम्हारा अपना फैसला था, लेकिन उसके बाद बहुत ही मसले हुए, और मैंने इसीलिए तुमसे तलाक ली। यहाँ का सीन दिखाया जाता है कि फॉस्टर आगे कहता है कि ये देखें डॉल्टन ने ये तस्वीर बनाई है, आप ही है ना, आप ही हमारे पीछे भाग रहे थे ना। इसे दिखाते हैं कि डॉल्टन सो के दूसरी दुनिया में आ गया होता है, और वो बल्कि कहीं और नहीं, उसी वक्त में आ जाता है जब हथौड़ा लेके जॉर्ज उनके पीछे भाग रहा था और मुसलसल रो रहा होता है। और दिखाते हैं कि एकदम उस डर की वजह से वो कहीं और पहुंच जाता है, कहीं और नहीं बल्कि उसी मास्क मैन के पास, जिसने उसे पकड़ा होता है। वो उसको कुछ विजन दिखाता है, जिसके बाद उसे अपना सारा बचपन एकदम याद आ जाता है कि किस तरह वो वहाँ फंसा था, उसका भाभी उसे बचाने आया था, और उसके बाद सारी चीज़ें। यहाँ दिखाते हैं कि क्रिस डॉल्टन के पास आती है, उससे नाराज़ होती है, लेकिन कहती है कि लाइट चली गई थी, मुझे यही लगा कि लाइट जाने के बाद कहीं तुम दूसरी दुनिया में चला जाए। और उसे ये नहीं पता होता कि असल में जो डॉल्टन है वो तो दूसरी दुनिया में गया हुआ है, ये डॉल्टन है ही नहीं, ये तो कोई और है। और फिर एकदम दिखाते ही देखते डॉल्टन की आंखों का रंग बदल जाता है।
इधर सीन दिखाया जाता है कि जॉश दूसरी दुनिया में आ गया है और किसी को नहीं बल्कि डॉल्टन को ही ढूंढ रहा है। यहाँ पे हॉस्टल में डॉल्टन की आंखों का रंग बदला होता है, उसके मुंह पे खून ही लगा होता है और वो क्रिस को मारने के लिए भाग ही रहा होता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा रही होती है। उसके से डर के वो उसकी उसी के बेड के नीचे छुपी होती है। यहाँ अब सीन दिखाया जाता है डॉल्टन का, जिसे उस क्रिस ने उस मास्क मैन ने बांध के रखा होता है उसी जगह पे जहाँ पे उसे बचपन में बांध के रखा होता है, एक पिंजरे के अंदर। जॉश पहले की तरह उसे लेके निकले में कामयाब होता है, लेकिन वो भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे ही भाग रहा होता है। आके जॉश बहुत ही मुश्किल से दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन वो बार बार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के पीछे से धड़ धड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं और डॉक्टर उनसे कहता है चले मेरे साथ। जॉश कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं गया तो ये फिर तुम्हारे पीछे आएंगे, मैं ये नहीं चाहता। और फिर वो जॉश डॉल्टन को ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है। तो बस डॉल्टन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, उसे होश आ जाता है, क्रिस की भी जान बच जाती है, वरना वो दूसरा तो क्रिस को तो तकरीबन मार ही देता। यहाँ पे अब डॉल्टन जॉर्ज खड़ा होता है, रो रहा होता है, एकदम उसे नज़र आता है कि दरवाजे के ऊपर से कोई पेंट नज़र आता है। उसे समझ आता है कि कोई और नहीं बल्कि डॉल्टन ही कर रहा है। वो खुश हो जाता है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता तो उसके डैड आके उसे रास्ता दिखाते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि उसे होश आ गया है और डॉल्टन से कॉल करके उसका हाल भी पूछता है। इधर दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और नाए उसे कहती है कि अब तुम यहाँ आ सकते हो। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है और डॉल्टन से मिलने जा रहा होता है। एकदम एक औरत उसके पास आती है, वो कहती है कि अपना और डॉल्टन का ख्याल रखना। वो कहती है मैं आपको जानता हूँ। कहती है कि नहीं तुम मुझे नहीं जानते, और फिर वो एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। इधर दिखाते हैं कि डॉल्टन वहाँ खड़ा होता है, अपनी एक पेंटिंग को दीवार पे लगा रहा होता है। इधर दिन में ही जॉश दरवाजे से अंदर आता है। वो कहता है फाइनली तुमने मेरी पेंटिंग बना ली, और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहाँ पे वो पेंटिंग दिखाई जाती है और इधर होता है इस ड्रामे का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ड्रामा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।